हेलो। हेलो। हाँ भाई। रेडी हो गए ना? रेडी तो हूँ। चलिए अभी आप बुक निकाल लीजिए। चैप्टर नंबर 20 फिर से चलेगा। और अभी जो है पूरा पूरा समझिए, हम लोग स्विच गियर के बारे में जानेंगे, ठीक है ना? आपका जो नेक्स्ट जी। सेशन होगा उसमें हम लोग डायरेक्ट एमसीक्यूज करेंगे। ओके। तो अभी सबसे पहले आप बुक निकालिए। जी, खुल गया था। हाँ। देखिए, सबसे पहले अभी हम लोगों ने पावर सिस्टम को स्टार्ट किया है, तो स्टार्टिंग का तो आपका पूरा पूरा जनरेशन था, ठीक है? यानी उसमें आपको सीधे सीधे पढ़ना है टाइप्स ऑफ पावर प्लांट, ठीक है? जैसे हाइड्रो हो गया, थर्मल हो गया, न्यूक्लियर हो गया, ठीक है? उसका फिर आपका जियो थर्मल हो गया। उसके बाद फिर आपका गैस पावर प्लांट हो गया, ठीक है? जितने भी आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर प्लांट थे उसको हम लोगों ने कवर करना था, ठीक है? जो कि अभी हम लोग करेंगे, जी, उसको स्किप किया गया है। नेक्स्ट था आपका जी, इकोनॉमिक्स ऑफ पावर सिस्टम, या फिर कहिए पावर जनरेशन। वो हम लोगों ने देख लिया कि जो भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, कम से कम वैल्यू पे या फिर कहिए कम से कम रेट पे हम लोग उसको मार्केट में सेल करें, ताकि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। ओके। और नेक्स्ट जी, चैप्टर था आपका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? यानी ट्रांसमिशन लाइन को एक तरीके से हम लोगों ने स्टडी किया, और फिर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन था और जो हम लोग के घर तक जो कनेक्शन आया हुआ है उसको हम लोगों ने स्टडी किया, ठीक है? अब क्योंकि आज के डेट में ये पूरा पूरा सिस्टम काफ़ी लंबा हो चुका है, जनरेशन से लेके ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, उसका फिर हमारे घर तक, यानी जहाँ पे हम लोग यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो ये बहुत बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है? तो सीधी सी जी, बात है, कभी ना कभी फॉल्ट आएगा और उस फॉल्ट को हम लोग को जल्दी से जल्दी क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है? यानी रिकवरी रेट है वो फास्ट होना जी, चाहिए। क्यों? क्योंकि आज के डेट में हम लोग टोटली क्या है, एक तरीके से डिपेंडेंट हो चुके हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर, ठीक है? और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का खुद का बहुत सारा एडवांटेज था एज़ कम्पेयर टू अदर सोर्स ऑफ एनर्जी, इसलिए हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्विच गियर होता क्या है, ठीक है ना? तो अभी स्विच गियर का भाई 3 काम होता है, ठीक है? सबसे पहले देखिए, जो भी आपने जनरेटर लगाया हुआ है जनरेटिंग स्टेशन में, या फिर ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है उसके आगे में जस्ट वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए, तो वहाँ पे कभी ना कभी तो उसको रिपेयरिंग करने के लिए ले जाना पड़ेगा, फिर कहीं मेंटेनेंस के लिए लेके जाना पड़ेगा, सर्विसिंग के लिए लेके जाना पड़ेगा, राइट? हाँ। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको उसको एक कभी ना कभी सिस्टम से डिस्कनेक्ट करके एक तरीके से साइड करना पड़ेगा, ठीक है? तो क्योंकि ये अब ये इलेक्ट्रिकल एपरेटस है, तो डिस्कनेक्ट करने के लिए अभी जैसे घर का एग्जांपल ले, तो हमारे पास क्या होता है, जैसे फ़ैन अगर बंद करना है तो स्विच ऑफ करते हैं, राइट? यानी सबसे पहले क्या है, एक स्विच बनाना पड़ेगा हम लोग को, जिसके थ्रू हम लोग क्या करें, किसी भी एपरेटस को कनेक्ट कर सकें या फिर कहिए डिस्कनेक्ट कर सकें, ठीक है? तो स्विच गियर का सबसे पहला काम होता है स्विचिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करना, ठीक है? स्विचिंग मतलब समझ गए, ऑन करना या फिर ऑफ करना, यानी सिस्टम से कनेक्ट करना या फिर डिस्कनेक्ट करना, ठीक है? सेकंड होता है स्विच गियर में प्रोटेक्शन, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं इतना बड़ा एक तरीके से सिस्टम बन चुका है, तो सीधी सी बात है, कभी ना कभी इसमें कोई ना कोई तो ये होगा ना, फॉल्ट ये सब आएगा, तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी नहीं की जाएगी? कोई भी अगर जी, छोटा मोटा, करेंगे। हाँ छोटा मोटा अगर आता है फॉल्ट, तो उसको हम लोग तुरंत क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें, राइट? उसके बाद आपका लास्ट इसका काम होता है भाई, इसका लास्ट काम अगर देखें तो कंट्रोलिंग करना, ठीक है ना? कंट्रोलिंग करना का मतलब क्या, जैसे सिंपल सा अगर हम लोग देखें, वोल्टेज को अगर आपको घटाना है बढ़ाना है, इसका मतलब क्या है, एक तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बोलिए। हाँ। तो स्विच गियर के थ्रू ही हम लोग कंट्रोल करते हैं, ठीक है? तो स्विच गियर के थ्रू कैसे कंट्रोल करेंगे वो आपको धीरे धीरे आगे समझ में आएगा। तो स्विच गियर का 3 काम होता है, सबसे पहले स्विचिंग करना, उसका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और थर्ड है आपका कंट्रोल करना, ठीक है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्विच गियर में जो सबसे सिंपल और जो सबसे मतलब का ये सस्ता जो अवेलेबल है मार्केट में, वो है आपका फ्यूज़, ठीक है ना भाई? समझ गए? जी, और इसको हम लोग 3 पार्ट में जोड़ेंगे। सबसे पहले स्विचिंग हो गया, तो स्विचिंग में सबसे सस्ता कौन सा मिले, जो आप देख रहे हैं जो हम लोग के घर में लगा होता है, वो सब क्या है, एक तरीके स्विचिंग है, राइट? तो स्विचिंग में तो हम लोग को एक्सप्लेन डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं बनता। सबसे पहले हम लोग आते हैं प्रोटेक्शन, जो हम लोग प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या डिवाइसेस यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला हो गया फ्यूज़। फ्यूज़ आप देख रहे हैं, फ्यूज़ का, और अगर हम लोग सर्किट ब्रेकर का, ठीक है, दोनों में अगर डिफरेंशिएशन देखें भाई, तो फ्यूज एक मात्र ऐसा एलिमेंट है पावर सिस्टम में, या फिर एक ऐसा स्विच गियर है जिसमें सेल्फ एक तरीके से ब्रेन लगा होता है, ठीक है? जैसे आप देखिए,
फ्यूज़ वायर में कभी भी एक लिमिटेड करंट से एबव करंट जाता है तो अपने आप मेल्ट हो जाता है कि नहीं हो जाता, और सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है कि नहीं कर देता है। समझ रहे बात को? इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे फ्यूज़ को मेल्ट करने के लिए आपको कोई भी अलग से ब्रेन नहीं लगाना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन वही अगर आप सर्किट ब्रेकर में देखें तो सर्किट ब्रेकर कभी भी अपने फॉल्ट को सेंस नहीं कर पाता है, उसको सेंस करने के लिए अलग से एक दिमाग देना पड़ता है, जिसको हम लोग सीधे सीधे रिले बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका दोनों में मेजर एक तरीके से डिफरेंस हो जाता है। तो सबसे सस्ता और सबसे मतलब का ये ईजी फॉर्म है प्रोटेक्शन का, वो था हम लोग के पास फ्यूज़। कब? जब हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्टार्टिंग में एक तरीके से इंट्रोड्यूस हुए थे, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसको हम लोग अपने लाइटनिंग के लिए यूज़ किया करते थे ओल्ड जनरेशन में, ठीक है ना। क्योंकि सीधी सी बात है, बल्ब जलाने के लिए आपको वोल्टेज ज़्यादा नहीं चाहिए ना, समझ रहे बात को, ठीक है। और आपको पता है फ्यूज ये सब क्या होता है, आपका लो वोल्टेज और स्मॉल करंट में ही एक तरीके से ज़्यादा सही होता है, ओके। और उससे जब आप ऊपर जाइएगा तो सीधी सी बात है, जैसे फ्यूज आपका दो कैटेगरी में बांटा गया, एक लो वोल्टेज फ्यूज और दूसरा हो जाएगा हाई वोल्टेज फ्यूज, ठीक है। तो HRC हो गया, ये सब क्या है आपका हाई वोल्टेज पे एक तरीके से ऑपरेट होता है, ओके। तो सबसे पहला हम लोग का फ्यूज़ था। अब क्योंकि देखिए हम लोग का जो पावर सिस्टम है आज के डेट में काफ़ी एडवांस हो चुका है, यानी अब हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी से काफ़ी हैवी हैवी एप्लायंस को क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, ठीक है। यानी उसका पावर रेटिंग काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या, पावर क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट, सीधी सी बात है, वोल्टेज आपका वहाँ पे लार्ज है। तो लार्ज वोल्टेज के ऊपर अब हम लोग फ्यूज़ ये सब कभी भी नहीं यूज़ कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपको पता है फ्यूज़ में क्या हो रहा है, आपका 1 सेंटीमीटर या फिर 1.5 सेंटीमीटर का वायर यूज़ किया जाता है दो कॉन्टेक्ट के बीच में, ठीक है ना। अब बताइए 230 वोल्ट पे अगर आप काम कीजिएगा तो फ्यूज़ मेल्ट होने के बाद वहाँ पे कभी भी आर्किंग नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि 1 सेंटीमीटर जो है दो इलेक्ट्रोड के बीच में गैपिंग 230 वोल्ट पे आयोनाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है ना भाई, समझ गए। लेकिन अब मान लेते हैं हाई वोल्टेज 11,000 वोल्ट है, फिर 33,000 वोल्टेज है, बताइए। तो उस केस में फ्यूज़ मेल्ट होने के बाद भी क्या होगा, चिंगारी लगा हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो हाई वोल्टेज पे फ्यूज़ आपका एक तरीके से कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होता है, वो सही से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग हाई वोल्टेज पे जब आएंगे तो हम लोग को क्या पढ़ना है, थोड़ा सा एडवांस ब्रेकर के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना, समझ गए। जैसे आपका सर्किट ब्रेकर हो गया, ओके। तो अब हम लोग यहाँ से सबसे पहले समझेंगे जो भी हम लोग स्विच गियर डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। जैसे आपका फ्यूज़ हो गया, आपका क्या बोलते हैं सर्किट ब्रेकर हो गया, उसके बाद फिर आपका रिले हो गया, ठीक है। ये सब किसके अंदर आ जाएगा, आपका स्विच गियर के अंदर आ जाएगा, ठीक ना भाई, समझ गए। स्विचेस हो गए, ऐसे सब स्विच गियर के अंदर है। तो स्विच गियर का क्या क्या एक तरीके से एडवांटेज होना चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, या फिर फीचर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये टिकाऊ होना चाहिए। टिकाऊ कहने का मतलब क्या, कि बार बार हम लोग को इसको रिप्लेस ना करना पड़े। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मेन यहाँ पे फोकस है भाई कि हम लोग इसको सस्ते दाम पे बेच सकें मार्केट में, ठीक है, ताकि हम लोग इससे बिजनेस कर सकें, राइट। तो जो भी हम लोग इक्विपमेंट बनाएंगे उसका क्या होना चाहिए, टिकाऊपन होना चाहिए, लंबे समय तक चले, ठीक है। दूसरा होना चाहिए कि अगर हम लोग स्विच गियर बना रहे तो स्विच गियर का यहाँ पे मेन काम क्या है, एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, यानी फॉल्ट और या फिर कहिए एबनॉर्मल कंडीशन और नॉर्मल कंडीशन को क्या कर सके, ये एक तरीके से डिटेक्ट कर सके, यानी इसके पास खुद का सेंसिंग पावर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्विक ऑपरेशन होना चाहिए, मतलब जल्दी से ऑपरेट हो जाए। और ये सब जो भी मैं बता रहा हूँ आर के राजपूत से नहीं चल रहा, ठीक है ना। ये बस पूरा पूरा आपका फ्रेम चलेगा, तो बस आप कहानी की तरह सुनिए इसको, ओके। हाँ, तो क्विक ऑपरेशन होना चाहिए। उसके बाद फिर आपका जैसे देखिए आपका जो रिले है या फिर कहिए सिंपल सिंपल सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर क्या होता है, ऑटोमेटिक ट्रिप करता है ना, मतलब इसका पूरा पूरा काम ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। लेकिन अब जो भी हम लोग स्विच गियर बना रहे हैं तो उसमें आपका मैनुअल ऑप्शन भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कभी कभार आपका ऑटोमेटिक जो भी रिले ये सब दिया वो एक तरीके से सेंस ना कर पाए, ठीक है, और वो एक तरीके से सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट नहीं कर पाए, तो कम से कम आपको मैनुअल ऑप्शन तो होना चाहिए ना, समझ रहे बात को, ठीक है, ताकि एक मैनुअल आदमी जाकर के वहाँ पे उसको एक तरीके से ऑपरेट कर सकें, ओके, समझ गए। अब देखिए अब स्विच गियर में क्या क्या इक्विपमेंट आता है इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हो गया आपका स्विच। तो स्विच में आपका जैसे अब सीधी सी बात है, वोल्टेज यहाँ पे मेन वोल्टेज है भाई, ठीक है ना। तो वोल्टेज के हिसाब से जैसे एयर ब्रेक स्विचेस हो गया जो हम लोग घर में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ऑन फैन को ऑन करने के लिए, बल्ब को ऑन करने के लिए, वो क्या है, वो एयर ब्रेक स्विचेस है, ठीक है ना भाई। उसके बीच में क्या होता है, दो कॉन्टेक्ट के बीच में सिर्फ और सिर्फ एयर है ना, समझ रहे हैं। तो उस लो वोल्टेज पे हम लोग एयर ब्रेक स्विच यूज़ करेंगे। और अगर हम लोग मान लेते हैं और एभव जाएंगे हाई वोल्टेज पे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑयल स्विचेस हो जाएगा, ठीक है। यानी कॉन्टेक्ट जो आपका ओपन होगा वहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से ऑयल आ जाएगा। और जो ऑयल यूज़ करते हैं वो मोस्टली आपका ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपका आइसोलेटर भी क्या है, एक तरीके से स्विच है, ठीक ना भाई। ये क्या करता है, सीधे सीधे डिस्कनेक्ट करता है ओवरऑल। जैसे आपका सबसे पहले क्या होता है, सर्किट ब्रेकर ओपन होता है, उसका फिर आइसोलेटर को ओपन कर देता है ना। तो आइसोलेटर भी क्या है, एक तरीके से स्विच का ही काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया आपका स्विच, दूसरा हो जाएगा आपका फ्यूज़, फ्यूज़ के बारे में आपको पता है। सर्किट ब्रेकर हो गया थर्ड, ठीक है ना। उसके बाद फिर हो गया आपका रिले, यानी स्विच गियर के अंदर चार आपका एक तरीके से
डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस यूज किया गया है, ठीक है। स्विचेस हो गया, फ्यूज़ हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, उसके बाद फिर आपका रिले हो गया। ओके, सर्किट ब्रेकर आपको जी पता है इसमें आपका दो कांटेक्ट होता है, एक आपका फिक्स्ड होता है, एक आपका मूविंग होता है, ठीक है। और जो हम लोग इलेक्ट्रोड बनाते हैं, क्योंकि वहाँ से करंट पास होना है तो सीधी सी बात हो क्या होना चाहिए, सबसे पहले गुड कंडक्टर होना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि जब ये सर्किट ब्रेकर ओपन होता है तो इनके बीच में स्पार्किंग आता है, यानी चिंगारी लगता है, तो इसका मतलब क्या, वहाँ पे एक तरीके से थोड़ा सा हाई रेजिस्टेंस भी होना चाहिए, ताकि उस चिंगारी के चलते कभी भी वो मेल्ट ना कर जाए, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस कहने मतलब क्या, उसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए भाई, ठीक है ना। इसलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कॉपर और टंगस्टन का एलॉय यूज़ करते हैं, क्लियर, हेलो ठीक है। जी हाँ, तो रिले, अब देखिए रिले में आता है, सर्किट ब्रेकर सबको पता है। देखिए अब हम लोग रिले पे आते हैं, तो रिले आपको भाई पावर सिस्टम में देखा जाए तो मेन रिले आपका जो होता है ना, एक हम लोग सीटी यूज़ करते हैं और एक आपका पीटी यूज़ करते हैं, मतलब सीटी और पीटी सीधे सीधे कहिए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। और एक चीज़, अगर आपको स्विच गियर को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है तो सबसे पहले आपका जो इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट है, ठीक है ना, वो पूरा पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, समझ गया। वो अगर क्लियर होगा तो इसको पढ़ने में आपको मज़ा आ जाएगा। तो सी टी पी टी आपने पढ़ा हुआ होगा तो आपको पता है कैसे एक तरीके से कहिए इसको हम लोग मेजरिंग के लिए भी यूज़ करते हैं और कैसे इसको हम लोग प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। ओके, ठीक है ना। अब देखिए, अब जो आपका नेक्स्ट इसमें इक्विपमेंट होगा वो होगा आपका बस बार, ठीक है। क्योंकि बस बार भी क्या आ रहा है आपका, बस बार के बिना आप आगे नहीं ना ट्रांसमिशन लाइन को भेज सकते हैं, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो बस बार में देखेंगे तो इसमें आपका जैसे सिंगल बस बार हो गया, सिंगल बस बार मतलब क्या, आप इमेजिनेशन कीजिए आंख में, ठीक है। ऑलरेडी आपने ब्लॉक डायग्राम पढ़ा था, सबसे पहले आपका जनरेटर है, ठीक है। तो दो जनरेटर को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपने आर के राजपूत में देखा था ना वो ब्लॉक डायग्राम, ठीक है, जिसमें दो जनरेटर, हाँ। तो जनरेटर हो गया, जनरेटर के आगे में फिर आपका सर्किट ब्रेकर होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आइसोलेटर होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका बस बार लगता है, ठीक है। और बस बार से जब हम लोग को आगे ट्रांसमिशन लाइन भेजना होगा तो अगेन एक आइसोलेटर लगेगा, फिर सर्किट ब्रेकर लगेगा, उसके बाद फिर हम लोग ट्रांसफार्मर लगाते हैं, उसके बाद फिर आपका ट्रांसमिशन लाइन जाता है। सीक्वेंस को याद कीजिए, फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। सबसे पहले जनरेटर हो गया, जहाँ से आपका एक तरीके से कहिए पावर निकल रहा है, ठीक है, क्लियर। अब उसके आगे आपका सर्किट ब्रेकर रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका आइसोलेटर रहेगा, ठीक है। जहाँ पे भी आप सर्किट ब्रेकर लगाएंगे उसके साथ में आपका जस्ट सीरीज में आइसोलेटर लगा हुआ रहेगा, ठीक है ना, समझ गए। तो जनरेटर, सर्किट ब्रेकर, फिर आइसोलेटर, फिर उसके बाद आपका बस बार रहेगा, बस बार के आगे फिर से आइसोलेटर, फिर सर्किट ब्रेकर, फिर आपका ट्रांसफार्मर। ओके, अब 132 केवी के सर वो पावर हाउस में गया हूँ मैं। हाँ हाँ, वो वोकेशनल ट्रेनिंग के टाइम 1 महीना वहाँ पे गया था। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है भाई, उससे आप ज़्यादा बेटर तरीके से इमेजिनेशन कर पा रहे हो, ठीक है ना। ओके, जी उसके बाद आपका जैसे सिंगल बस बार हो गया तो सिंगल बस बार होगा, ठीक है। उसका फिर आपका यहाँ पे सिंगल बस बार सेक्शनलाइज होता है, तो इस पे हम लोग उतना डेप्थ में जाएंगे। एक होता है आपका डुप्लीकेट बस बार, डुप्लीकेट बस बार में क्या होता है, दो बस बार यूज़ किया जाता है, ठीक ना भाई। क्योंकि एक बस बार मान लेते हैं मेंटेनेंस है, फिर रिपेयरिंग में या फिर कहीं कोई फॉल्ट आ गया, तो सीधी सी बात है हम लोग यहाँ पे 24/7 जो है, यानी 24 घंटा हम लोग का पावर का सप्लाई जाते रहे, तो हम लोग का जो स्पेयर यानी जो एक्स्ट्रा बस बार होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, उसको ट्रांसमिट कर देते हैं पावर को, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से, स्विच गियर जो भी हम लोग बनाएंगे वो दो तरीके से बनता है, ठीक ना भाई। एक तो आपका आउटडोर टाइप होगा और दूसरा होगा आपका इंडोर टाइप, ठीक है, समझ गए। आउटडोर टाइप और इंडोर टाइप ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कशन किया था, ठीक है। सबसे पहले देखिए, जी आउटडोर टाइप क्या होता है, 66 kV से एभव वाला जो आपका पूरा पूरा पावर सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। उसमें हम लोग आउटडोर स्विच गियर को इसकी तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है। आउटडोर और इंडोर कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, तो वोल्टेज रेटिंग के ऊपर डिफाइन होता है, ठीक है। इंडोर का मतलब सीधे सीधे क्या होता है कि आप पूरा का पूरा क्या कर रहे हैं, पावर सिस्टम को, पावर सिस्टम कहने का मतलब क्या, आपका पूरा पूरा जनरेटर हो गया, उसका फिर आपका ट्रांसफार्मर हो गया, फिर ट्रांसमिशन लाइन हो गया, ठीक है, फिर आपका आगे में डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, फिर आपका सब स्टेशन, ठीक है। तो अभी हम लोग सीधे सीधे सब स्टेशन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। फिर ये पूरा पूरा जो हम लोग ग्रिड कहा जाता है, ठीक है। तो आउटडोर टाइप का मतलब क्या है कि ऊपर आपका पूरा पूरा खुला आसमान रहेगा, ठीक है। और इंडोर मतलब क्या है कि आप पूरा पूरा उस पर छत बना रहे हैं, मतलब पूरा पूरा वो घर के अंदर रहेगा एक तरीके से, ठीक है ना। अब समझिए, अभी अगर आप ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को देखें, ठीक है, जो आपके घर के साइड से गया होगा या फिर आपके गांव के साइड से गया होगा, तो जैसे मान लेते हैं आप 132 kV वाला ट्रांसमिशन लाइन देखिएगा, तो आपको पता है कि दो फेज़ के बीच में आपका मिनिमम स्पेसिंग कितना होना चाहिए, 6 मीटर का होना चाहिए, ठीक है। और ज़मीन से और आपका जो सबसे नीचे वाला वायर गया है उसके बीच में कितना स्पेसिंग होना चाहिए, 7 मीटर का स्पेसिंग होना चाहिए, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताइए, जो ट्रांसमिशन लाइन गया है, क्या इस पर आप एक छत बना सकते हैं, यानी इसको पूरा पूरा इंडोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज काफ़ी हाई है, तो वोल्टेज हाई होने के चलते आपको
तीनों फेज में अगर इंसुलेशन चाहिए तो इनके बीच में स्पेसिंग आपको लार्ज प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 6-6 मीटर का देख रहे हैं कितना ज़्यादा हाइट हो जाता है, ठीक है ना, समझ गए। यानी वोल्टेज सीधे सीधे क्या है यहाँ पे डिफाइन करता है कि आपका ये इंडोर टाइप होगा या फिर कहिए आउटडोर टाइप होगा, ठीक है। तो 66 kV के नीचे वाला जो भी आपका स्विच गियर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोर टाइप, ठीक है। और 66 kV से ऊपर हाई वोल्टेज वाले जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं आउटडोर टाइप, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग आगे आते हैं, इतना समझ गए ना। स्विच गियर का मतलब जी समझ जी गए, स्विच गियर कुछ नहीं आपका 3 काम करता है, स्विचिंग का, कंट्रोलिंग का, उसका प्रोटेक्शन का, ठीक है। और स्विच गियर में आप क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, तो आप डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस बना रहे हैं, जैसे फ्यूज़ बना रहे हैं आप, सर्किट ब्रेकर बना रहे हैं आप, रिले बना रहे हैं, ठीक है। और एक और क्या था इसमें आपका भाई, सर्किट ब्रेकर हो गया, रिले हो गया, फ्यूज़ हो गया, स्विच हो गया, ठीक है ना, 4 हो तरीके गया। का डिवाइस बना रहे हैं, ठीक है ना। ओके, और जी ये डिफाइन करेंगे कि इसको हम लोग इंडोर में यूज़ करेंगे फिर आउटडोर में यूज़ करेंगे, कौन डिफाइन करेगा, वोल्टेज रेटिंग के हिसाब से डिफाइन वोल्टेज किया जाता है, ठीक है। जी अब देखिए, जी सर। अब पावर सिस्टम में आपको पता है फॉल्ट आता है, ठीक है, फॉल्ट के चलते ही ना हम लोग ये सब बना रहे हैं। तो फॉल्ट भी आपका दो जी तरीके का होता है, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल में सीधे सीधे क्या होता है, ऑल लाइन में क्या होता है, करंट आपका इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में, ठीक है। इसलिए हम लोग सिर्फ एक फेज को एनालाइज करेंगे तो ऑटोमेटिक उसको बाद में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीनों फेज का कैलकुलेशन निकल जाता है। लेकिन अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा, जो हम लोग का डोमेस्टिक लोड होता है वो क्या होता है, अनबैलेंस लोड होता है, ठीक है। अनबैलेंस लोड कहने का मतलब क्या, तीनों फेज में जो आप पावर खींच रहे हैं वो आपका क्या है, इक्वल नहीं होता, ठीक है। इसलिए क्या होता है, तीनों फेज में अलग अलग करंट का डिमांड होता है, ठीक है। ओके, तो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट यही होता है भाई कि आपका इसमें क्या है कि तीनों फेज में कोई भी फॉल्ट आएगा तो उस समय करंट आपका बैलेंस नहीं होता, ठीक है, अनबैलेंस होता है। तो इसको एक तरीके से स्टडी करने के लिए हम लोग सीक्वेंस का एक तरीके से सहारा लेते हैं, जैसे पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस, ठीक है, समझ गए ना। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट सर्किट ब्रेकर के बारे में थोड़ा सा। तो सर्किट ब्रेकर का आपको फंक्शन पता है, सर्किट ब्रेकर सीधे सीधे क्या होता है, एक तरीके से इसमें 2 इलेक्ट्रोड होता है, एक फिक्स्ड होता है, एक मूविंग होता है, ठीक है, समझ गए ना। और सर्किट ब्रेकर का 3 काम होता है, सबसे पहले ब्रेक करना, ठीक है, कभी भी फॉल्ट है तो क्या होगा, ब्रेक कर देगा, ठीक है। दूसरा काम होता है सर्किट को एक तरीके से फिर से मेक करना, यानी जब फॉल्ट रिकवर हो जाएगा तो फिर से एक तरीके से वो कर दे। और ये ब्रेकिंग और मेकिंग क्या होता है, हमेशा ऑटोमेटिकली होता है, ठीक ना भाई। ओके, अब सर्किट ब्रेकर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, आर्क फेनोमेना, ठीक है, यानी जब भी इलेक्ट्रोड ओपन होगा, ठीक है, फॉल्ट को रिमूव करने के लिए तो वहाँ पे चिंगारी लगता है, ठीक है। अब चिंगारी जो लगेगा इसको बुझाना हम लोग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो पूरा पूरा सर्किट ब्रेकर समझिए चिंगारी को बुझाने के लिए ही हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, समझ गए ना। तो चिंगारी को बुझाने के लिए आपका बहुत तरीके का मेथड यूज़ किया जाता है, जैसे बेसिकली 2 मेथड है, हाई रेजिस्टेंस मेथड और दूसरा होता है लो रेजिस्टेंस मेथड, या फिर कहिए करंट जीरो मेथड, ठीक है। करंट जीरो मेथड मैंने आपको बताया था, जैसे आपका एसी में क्या होता है, साइनोसोडियल करंट को आप इमेजिन कीजिए, तो नेचुरली क्या हो रहा है, ये एक इंस्टेंट पे करंट जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलिए, समझ रहे हैं। जैसे आपका जीरो से स्टार्ट हुआ, फिर मैक्सिमम गया, फिर आपका फिर से जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा, फिर नेगेटिव में जाएगा, राइट। तो ये नेचुरली क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो जब ये करंट जीरो होता है उस समय क्या करते हैं हम लोग, एक तरीके से जैसे एयर ब्रेक है तो एयर का झोंका मारेंगे वहाँ पे, ठीक है, यानी एयर ब्लास्ट का झोंका मारेंगे। एसएफसी गैस है तो एसएफसी का एक तरीके से वहाँ पे डालेंगे, ऑयल है तो ऑयल एक तरीके से डालेंगे, तो ठीक है, ताकि चिंगारी तुरंत आपका बुझ जाए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग आर्क एक्सटिंक्शन पूरा पूरा पढ़ते हैं, ठीक है ना। जी उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है, जैसे सबसे पहले आपका आर्क वोल्टेज क्या होता है, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या होता है, रिकवरी वोल्टेज क्या होता है, ठीक है ना। तो आर्क वोल्टेज मतलब क्या, मिनिमम वोल्टेज जब इलेक्ट्रोड एक तरीके से सेपरेट हो रहा हो तो उसमें एक तरीके से चिंगारी लगा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे, आर्क वोल्टेज बोलेंगे, ठीक है। और ये कब आएगा, जब आपका कॉन्टेक्ट फॉल्ट को ब्रेक कर रहा होगा, यानी ओपन हो रहा होगा, ठीक है। रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कॉन्टेक्ट जैसे ही ओपन हुआ और मान लेते हैं चिंगारी आपका बुझ भी गया, लेकिन अगर वो 2 इलेक्ट्रोड के बीच में अगर सफिशिएंट वोल्टेज बना हुआ है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो वोल्टेज फिर से क्या करेगा, इनफ होता है एयर को आयोनाइज करने के लिए, फिर से क्या होता है, आर्क लग जाता है, ठीक है ना। तो जिस वोल्टेज पे आर्क बुझ करके फिर से एक तरीके से रीस्ट्राइक कर लेता है उसको हम लोग बोलते हैं रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, ठीक है। और रिकवरी वोल्टेज आपको पता है, जब फाइनल आर्क आपका बुझ जाता है, ठीक है ना, उसका फिर से क्या करता है, ऑटोमेटिक सर्किट को क्लोज कर देता है। ओके, समझ रहे हैं ना। हेलो, हेलो, जा रहा है आवाज भाई, हेलो, हाँ भाई, अब आवाज कैसा है? हाँ हाँ अब सही है भाई, ठीक है ना, अब सही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सर्किट ब्रेकर आपको समझ में आ रहा है, सर्किट ब्रेकर कुछ नहीं आपका क्या है, एक तरीके से 2 इलेक्ट्रोड है, एक तरीके से जब भी फॉल्ट होगा तो ये आपका ओपन होगा, ठीक है। अब देखिए वोल्टेज लेवल के हिसाब से आपका सर्किट ब्रेकर का एक तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे ऑयल सर्किट ब्रेकर हो गया, मतलब इसमें हम लोग क्वेंचिंग मीडियम के लिए यानी आग को बुझाने के लिए ऑयल यूज़ कर रहे हैं। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर मतलब यहाँ पे हम लोग
आर्क को बुझाने के लिए हवा का झोंका यूज़ करेंगे। सल्फर है मतलब जिसको SF6 गैस बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग एक गैस यूज़ कर रहे हैं आर्क को बुझाने के लिए। और एक होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, यानी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैक्यूम क्रिएट करेंगे दो इलेक्ट्रोड के बीच में, ताकि वहाँ पे आर्क एक तरीके से ना बने। वैक्यूम में आर्क कभी क्यों नहीं बनेगा बताइए? क्योंकि आपको पता है वैक्यूम मतलब क्या, कोई एटम्स नहीं है वहाँ पे, ठीक है ना। जहाज हाँ बनने के लिए तो उसको मीडियम चाहिए। हाँ हाँ, तो कोई मीडियम है नहीं, मतलब कोई एटम्स नहीं, कोई एटम्स नहीं, कोई आयोनाइजेशन नहीं हो, कोई आयोनाइजेशन नहीं होगा, तो इसका मतलब जी आपका जी चिंगारी नहीं बनेगा, ठीक है। जी तो जी ये आपका टाइप्स हो गया इतना। अब हम लोग आगे जी। बढ़ते हैं। इसमें हो गया आपका इतना, क्लासिक टाइप्स हो गया। क्लासिफिकेशन हुई। हाँ, एयर ब्लास्ट, इसे मतलब आपका टाइप पूरा पूरा टाइप्स ही पढ़ना है इसमें भाई, ठीक है ना। जी ओके, अब देखिए स्विच गियर कंपोनेंट में और देखेंगे तो आपका जैसे यदि बुशिंग हो गया, ठीक है। बुशिंग जो आप देख रहे हैं ट्रांसफार्मर से जो आपका कनेक्शन निकलता है वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ये सब, रिले। हाँ ये सब कुछ नहीं। अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट रिले पे, ठीक ना भाई। जी ओके, और रिले से भी पहले और कुछ है इसमें दिया हुआ नहीं, और कुछ नहीं है। देखिए कुछ और भी है भाई यहाँ पे, जैसे हम लोग रेटिंग के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम लोग का वहाँ पे MCQs बनेगा। आपको बताया था मैंने, आपके दो तरीके का फॉल्ट होता है, और इस फॉल्ट के चलते हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना स्विच गियर डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, ताकि उस फॉल्ट को जी हम लोग रिकवर कर सकें। तो आपको यहाँ पे दो तरीके के फॉल्ट में सीधी सी बात है, सबसे ज़्यादा जिसमें आपका करंट बहेगा, जिस फॉल्ट के चलते सबसे ज़्यादा करंट आएगा, उसी करंट के हिसाब से अपने इक्विपमेंट को डिज़ाइन करना पड़ेगा। समझ रहे बात को? जी जैसे जी मान लेते हैं आप एक तरीके से अपना खुद का रिवॉल्वर बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आप उस रिवॉल्वर का रेंज इस तरीके से सेट कीजिएगा कि आपका मैक्सिमम डिस्टेंस से कोई दुश्मन आपको शूट कर सकता है उस बेसिस पे। जैसे मान लेते हैं 1 किलोमीटर के डिस्टेंस से आपको शूट कर सकता है, तो आपका रिवॉल्वर भी 1 किलोमीटर के रेंज का होना चाहिए ना। समझ रहे बात को, राइट। जी तो यहाँ पे वही है कि दो तरीके का फॉल्ट है, सिमेट्रिकल फॉल्ट और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। तो जब आप इसको स्टडी कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि अनसिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है, सबसे डेंजरस होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा एक तरीके से हैवी करंट फ्लो होता है, ठीक है। समझिए, जब भी फॉल्ट आएगा तो जो भी हम लोग इक्विपमेंट डिज़ाइन करेंगे उसका रेटिंग जो होगा ये सिमेट्रिकल फॉल्ट के बेसिस पे ही किया जाएगा, ठीक है। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में जो भी करंट होता है शॉर्ट सर्किट के दौरान या फिर किसी भी फॉल्ट के दौरान, वो आपका क्या होता है, सिमेट्रिकल फॉल्ट के करंट से हमेशा कम ही होगा, ठीक है। तो जी अब हम लोग सर्किट ब्रेकर के रेटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग यहाँ पे सिमेट्रिकल फॉल्ट का एक तरीके से लेकर के चलेंगे, ओके। और जी इतना आप बस ध्यान में रखिए, उसका फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट रिले के ऊपर भाई, ठीक है। और जी रिले से पहले यहाँ पे थोड़ा सा फ्यूज़ दिया गया है, तो फ्यूज़ तो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है। और फ्यूज़ का एक तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें जो भी मटेरियल यूज़ करेंगे वो लो मेल्टिंग पॉइंट का होना चाहिए, ठीक है। और लो जी मेल्टिंग पॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मिक्सचर यूज़ करते हैं, मतलब एलॉय यूज़ करते हैं लीड और टीन का, ठीक है। जिसमें लीड आपका 37% यूज़ होता है और टीन आपका 63% यूज़ होता है, ओके। और जी इसका कुछ खासियत होना चाहिए, जो भी आप फ्यूज़ वायर यूज़ कर रहे हैं, तो ये ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए इसमें, मतलब हवा या फिर कहीं नमी के साथ कोई इंटरेक्ट होकर के इसमें जंग ये सब ना लगे, ठीक है, इस तरीके का। और ज़्यादातर हम लोग मतलब आ, वही है भाई कि लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए और फिर रिलायबल होना चाहिए, ओके। समझ जी गए। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। इसमें देखिए फ्यूज़ में आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजिंग फैक्टर, ठीक है। तो फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, ये होता है रेशियो किस चीज़ का, तो मिनिमम फ्यूजिंग करंट डिवाइडेड बाय करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज़। तो मिनिमम फ्यूजिंग करंट का मतलब क्या है, देखिए जो फ्यूज़ वायर होगा सबसे पहले उसमें क्या होगा, इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे कि इसमें आपका हेल्दी कंडीशन के दौरान रेटेड करंट फ्लो होते रहे, ठीक है। रेटेड करंट मान लेते हैं 5 एम्पियर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 एम्पियर से थोड़ा सा भी अगर करंट बढ़ा तो उस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, मेल्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जिस मिनिमम करंट के ऊपर आपका फ्यूज़ मेल्ट हो जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम फ्यूजिंग करंट, ठीक है। तो मिनिमम फ्यूजिंग करंट क्या होगा, हमेशा बड़ा रेटेड रहे। करंट से बड़ा होता है, ठीक है। तो ऊपर जी में हम लोग लिख रहे हैं, यानी रेशियो है किसका, मिनिमम फ्यूजिंग करंट टू द करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज़। तो करंट रेटिंग की जगह 5 एम्पियर लिखेंगे नीचे में, और मिनिमम फ्यूजिंग करंट क्या होगा, 5 से अबव होगा, यानी इसका हमेशा वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन यूनिटी होता है, ओके। समझ जी गया जी ना। और जो आपका फ्यूजिंग करंट होता है भाई, ठीक है, यानी फ्यूजिंग करंट को हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, तो एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम है सर WH प्रीस, ठीक है। तो इन्होंने एक रिलेशन बताया, आई जो होता है यानी जो फ्यूजिंग करंट होगा ये होता है बराबर के D⁻³ जहाँ पे D क्या है आपका डायमीटर है, ओके। हाफ हुआ है। हाँ, तो ये जो के है, के कांस्टेंट होता है और इसका वैल्यू मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग यूज़ किया जाता है, ओके। अब जी टाइप्स ऑफ फ्यूज़ मैंने आपको पढ़ा दिया था ऑलरेडी। इसमें आपका लो वोल्टेज फ्यूज़ और हाई वोल्टेज फ्यूज़। हाई वोल्टेज फ्यूज़ में क्या हो जाएगा, जैसे आपका HRC फ्यूज़ हो गया, ठीक है ना। तो HRC फ्यूज़ में क्या होता है,
आपका जो मेन वायर है, ठीक है, समझ, जो फ्यूज़ वायर है वो कांच में पैक होता है, ठीक है, चारों तरफ से शीशे में पैक होता है, ठीक है, ऐसे समझिए, या फिर कहिए कोई मतलब हार्ड मटेरियल में पैक होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, फिलिंग भरा होता है, मतलब पाउडर भरा होता है, ताकि हाई वोल्टेज पे कभी भी ये फ्यूज़ जब मेल्ट हो तो इसके बीच में मेल्टिंग के दौरान जो भी चिंगारी लगे ना, वो क्या हो जाए, तुरंत आपका बुझ जाए, ठीक है ना। तो जो भी हम लोग फिलिंग पाउडर यूज़ करते हैं वो चिंगारी को बुझाने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका उसका। देखिए हाई वोल्टेज फ्यूजेस में जैसे आपका कार्ट्रिज फ्यूज़ हो गया, ठीक है, लिक्विड फ्यूज़ हो गया, मेटल क्लेड फ्यूज़ हो गया, तो सब का टाइप्स है, ठीक है ना। तो ये सब आपको पावर सिस्टम ऑलरेडी करवाया गया है, उसमें आपको मिल जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आ गया यहाँ से रिले। तो रिले आपको पता है भाई ये क्या है, सर्किट ब्रेकर का एक तरीके से, जहाँ पे भी सर्किट ब्रेकर रहेगा उसके साथ में आपको रिले लगाना पड़ेगा, क्योंकि सर्किट ब्रेकर क्या है, उसके पास दिमाग नहीं होता, ठीक है, यानी तो ये रिले क्या है, रिले आपका एक तरीके से पूरे पावर सिस्टम का दिमाग है, ठीक है। ये एक तरीके से इसके पास कैपेसिटी होता है किसी भी फॉल्ट को या फिर कहिए नॉर्मल एबनॉर्मल कंडीशन को सेंस करने के लिए, ठीक है, समझ गए। अब हम लोग को पता है ये हमारा जो भी पावर सिस्टम है, इसमें जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, ट्रांसमिशन लाइन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो गया, पूरा पूरा एक तरीके से क्या वायर से कनेक्टेड है। तो आज नहीं तो कल क्या होगा, यहाँ पे फॉल्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इस फॉल्ट को एक तरीके से रिकवर करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्विकली एक मतलब ब्रेन बनाना पड़ेगा कि कभी भी ऐसा कुछ सिचुएशन हो तो वहाँ पे क्या है, सेंस कर सके, ठीक है ना भाई। और बाकी सेंस करने के बाद आपको पता है सिग्नल किसको देगा, सर्किट ब्रेकर को देगा, तो वो डायरेक्ट एक तरीके से इंटरप्ट कर देगा। ओके, तो एक लाइन है यहाँ पे, हमेशा जब भी आप बोलिएगा तो क्या है, रिले हमेशा क्या होता है, कंजक्शन विद सर्किट ब्रेकर, मतलब रिले जो भी होगा तो कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ना भाई, ठीक है, यानी सर्किट ब्रेकर के साथ हमेशा ही जुड़ा हुआ रहेगा। ओके, तो हम लोग आते हैं प्रोटेक्टिव रिले के ऊपर। तो यहाँ से आपका देखिए इसका कुछ खासियत है। खासियत क्या है, सबसे पहले सेलेक्टिविटी इसका हाई होना चाहिए। सेलेक्टिविटी कहने का मतलब सीधी सी बात है, अगर नॉर्मल कंडीशन से एबनॉर्मल कंडीशन की तरफ आप जा रहे हैं, ठीक है, यानी हेल्दी कंडीशन से अनहेल्दी कंडीशन की तरफ आ रहे हैं, तो कभी भी हल्का सा भी अनहेल्दी कंडीशन आएगा ना, तो उस समय क्या होना चाहिए उसको, देखिए दो सिस्टम होता है, ठीक है ना, एक आपका हेल्दी, एक आपका अनहेल्दी। तो इसके पास मतलब सिंपल समझिए, सेलेक्टिविटी का मतलब क्या है कि इसको सेंस होना चाहिए कि कौन सा हेल्दी कंडीशन है, कौन सा अनहेल्दी कंडीशन है। जैसे आपके पास दो सेब रखा हुआ है, एक सड़ा हुआ सेब है, एक बहुत ही अच्छा सेब है, ठीक है, तो आपके पास सेंस है ना कि ये वाला मेरे को खाना है, ठीक है। तो उसी तरीके से इसके पास सेलेक्टिविटी का ऑप्शन होना चाहिए, मतलब इतना कैपेबिलिटी होना चाहिए कि कौन सा एबनॉर्मल कंडीशन है, कौन सा हेल्दी कंडीशन है। तो एबनॉर्मल कंडीशन के टाइम में क्या करेगा, ऑपरेट करेगा, ठीक है। स्पीड इसका हाई होना चाहिए। सेंसिटिविटी मैंने आपको बताया था ऑलरेडी एग्जांपल दे करके, कि आपका वेट मान लेते हैं 60 kg है और आप अभी वेइंग मशीन के ऊपर है, ठीक है, और आपके पैकेट में मैंने मान लिया 2 सिक्का 10-10 रुपए का रख दिया, ठीक है, कॉइन रखा, तो उस कॉइन का कुछ ना कुछ वेट होगा। अब उस कॉइन को भी अगर वो मान लेते हैं वेइंग मशीन सेंस करके वहाँ पे आपका रीडिंग अलग बता दे रहा है, यानी 60 पॉइंट मान लेते हैं, 00 समथिंग बता दे, इसका मतलब क्या, आपके वेइंग मशीन का सेंसिटिविटी क्या है, बहुत ही हाई है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे सेंसिटिविटी हाई होना चाहिए, मतलब हल्का सा भी फॉल्ट आए, ठीक है, हल्का सा भी एक्स्ट्रा करंट फ्लो होने लगे रेटेड से, तो वहाँ पे ये सेंस कर लेना चाहिए। टिकाऊ होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, और आपके पॉकेट के ऊपर ज़्यादा भारी ना पड़े, यानी इकोनॉमी होना चाहिए, ठीक ना भाई। ओके, तो अब ये हो गया आपका। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिले के ऊपर, यहाँ से आपका मेन चीज़ स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक रिले, और दूसरा होता है आपका एडवांस रिले, ठीक है। तो बेसिक रिले में क्या है, सबसे पहले हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन, और दूसरा है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन का मतलब सीधे सीधे हम लोग सोलेनॉइड यूज़ करेंगे, यानी उसमें करंट जाएगा, जब भी हैवी करंट फॉल्ट के दौरान वो आपका एक्स्ट्रा मैग्नेट बना लेगा। एक्स्ट्रा मैग्नेट क्या करता है, वो खींच लेता है लोहे को, लोहे को जैसे ही खींचेगा तो आपका जो पूरा पूरा ट्रिपिंग कॉइल है, वो ट्रिपिंग कॉइल कंप्लीट हो जाता है, उसके साथ आपका बैटरी लगा होता है, बैटरी से क्या होता है, पावर मिलता है, वो एक तरीके से फिर से एक और मैग्नेट बनेगा और वो डायरेक्ट आपके सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट को खींच लेगा। ओके, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन, मतलब यहाँ पे खींचता चिपकता है वो, ठीक है। दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिले, तो उसमें आपका इंडक्शन के थ्रू क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल में एक तरीके से ये जाएगा, करंट जाएगा भाई, ठीक है। ओके, उसके बाद इसमें आपका टाइप्स है, ठीक है, जैसे आपका शेडेड पोल स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद फिर आपका इंडक्शन कप स्ट्रक्चर हो गया, वाट मीटर स्ट्रक्चर हो गया, तो सब आपका पावर सिस्टम में ऑलरेडी पेड क्लासेस में बताया गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रिले टाइमिंग के ऊपर। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो तीन तरीके का इसमें टाइमिंग पढ़ना। सबसे पहले इंस्टेंटेनियस रिले। इंस्टेंटेनियस रिले मैंने आपको बताया था, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप रिले होंगे वो सारे सारे इंस्टेंटेनियस होंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है जैसे उसमें करंट बहेगा एक्स्ट्रा, तो तुरंत क्या करेगा, उसको इनर्जाइज करेगा ट्रिपिंग कॉइल को, और ट्रिपिंग कॉइल आपके
ब्रेकर के जो मूविंग कॉन्टैक्ट होता है उसको खींच लेगा, यानी ओपन कर देगा। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस समझ रहे हैं ना, इंस्टेंटेनियस मतलब क्षण क्षण में कभी भी करंट बढ़ गया एक्स्ट्रा तो आपको खींच लेगा। एक होता है इन्वर्स टाइम रिले, तो मैंने आपको फ्यूज़ के बारे में बताया, तो फ्यूज़ क्या होता है, हमेशा इन्वर्स टाइम रिले होता है। क्यों? क्योंकि फ्यूज़ में जब आपका एक तरीके से कहिए करंट बहुत ही कम है, ठीक है, तो सीधी सी बात है उसको मेल्ट होने में ज़्यादा समय लगेगा ना, समझ रहे बात को, राइट। और वही मान लेते हैं फॉल्टी करंट बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या, तुरंत मेल्ट हो जाएगा, I² R लॉस ज़्यादा होगा, मेल्ट तुरंत हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप समझिए इन्वर्स टाइम रिले। तो फ्यूज़ का यहाँ से आप समझ रहे हैं फ्यूज़ कैसा है, एक तरीके से सेफ्टी गियर है, या फिर इसका टाइमिंग कैसा है, तो ये इन्वर्स टाइम ये एक तरीके से प्रोटेक्टिव डिवाइस है। ठीक है, अब रिले भी ऐसे ही होता है भाई। ठीक है, इन्वर्स टाइम रिले मतलब करंट अगर ज़्यादा होगा तो आपका टाइम कम लगेगा। ओके, एक होता है आपका डेफिनेट टाइम लैग रिले। ठीक ना भाई, इसमें क्या होता है, जितने भी इन्वर्स टाइम रिले होंगे, ठीक ना भाई, समझ रहे हैं, देखिए इन्वर्स टाइम रिले का मतलब भाई आपको यहाँ पर सीधे सीधे समझ रहा है कि करंट का वैल्यू कम है तो टाइम वो ज़्यादा लेगा, ठीक है ना, समझ गया, लेकिन कितना ज़्यादा लेगा, ऐसा नहीं है कि वो एकदम 10 मिनट लेगा एक तरीके से ऑपरेट होने में, फिर 5 मिनट लेगा। ठीक है, ऐसा नहीं। इन्वर्स टाइम रिले के साथ हम लोग हमेशा एक ऐसा टाइम उसमें प्री डिफाइन करके रखते हैं, यानी पहले से ही एक तरीके से उसमें प्रोग्राम रखते हैं कि इस पर्टिकुलर करंट पे कम से कम ये मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम कितना लेना चाहिए, तो इतना सेकंड का लेना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। समझ रहे बात को? ठीक है, तो इस तरीके से आपका चलता है। तो वही लिखा हुआ है कि इन्वर्स टाइम रिले जो होता है इसके साथ हमेशा हम लोग प्रोवाइड करेंगे डेफिनेट मिनिमम टाइम फीचर इन ऑर्डर दैट द रिले में नेवर बिकम इंस्टेंटेनियस। ठीक है, यानी इंस्टेंटेनियस की तरह बिहेव ना करे, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही ऑपरेट हो। ओके, अब हम लोग आते हैं आगे। तो रिले में आपका कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है, जैसे पिकअप करंट है। ठीक है, तो पिकअप करंट क्या होता है, वो मिनिमम करंट जिस पे आपका रिले क्या हो जाए, इनर्जाइज्ड हो जाए। ठीक है, यानी इसका जो ट्रिपिंग कॉइल का सर्किट है वो क्या हो जाए, एक तरीके से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, फिर कहिए वो मिनिमम करंट जिस पे आपका फ्यूज़ क्या हो जाए, एक तरीके से मेल्ट हो जाए। ठीक ना भाई, समझ गए, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। अगला होता है करंट सेटिंग। करंट सेटिंग कहने मतलब आपको पता है भाई कि जैसे आप पढ़ रहे हैं अभी अट्रैक्शन टाइप रिले। ठीक है, तो अट्रैक्शन टाइप रिले मतलब क्या, उसमें सोलेनॉइड यूज़ कर रहा है ना, समझ रहे हैं बात को। ठीक है, तो इसमें एक टर्म यूज़ किया करंट सेटिंग। पिकअप करंट समझ गया ना, पिकअप करंट मतलब मिनिमम करंट जिसमें आपका वो एक तरीके से इनर्जाइज्ड हो जाए। ठीक है, फिर कहीं आपके उसको सेंस कर ले फॉल्ट को। करंट सेटिंग क्या होता है कि हम लोग अपने मर्जी से करंट सेट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं 5 एम्पीयर आपका रेटेड करंट है। ठीक है, अब हम लोग कभी भी नहीं चाहेंगे ना कि 5.5 एम्पीयर का करंट फ्लो होने लगे, समझ रहे बात को, राइट। ठीक है, तो अब हम लोग को यहाँ पे करंट अगर सेट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोगों ने सोलेनॉइड का नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स किया हुआ है ना, उसमें हम लोग टैपिंग करते हैं। ठीक ना भाई, समझ गया। अब बताइए टैपिंग से हम लोग को क्या फ़ायदा मिल रहा है कि हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स कम कर देंगे तो सीधी सी बात है फ्लक्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा, और फ्लक्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा, सीधी सी बात है आपका वहाँ पे टॉर्क एक तरीके से, यानी जो पुल करेगा, खींचेगा वो मूव के ये सर्किट ब्रेकर के मूवेबल कॉन्टैक्ट को, वो एक तरीके से आपका चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करंट सेटिंग का एक तरीके से ऑप्शन होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका। अब देखिए जो भी रिले है ना भाई, ठीक है, तो रिले का मतलब कैसे फंक्शन है, ठीक है, क्या इसका काम है। जैसे मान लेते हैं अभी फ्यूज़ क्या है, फ्यूज़ आपका एक ओवर करंट रिले है, आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, यानी करंट जब भी रेटेड से एबव हो जाएगा तो ये क्या हो जाता है, ऑपरेट हो जाता है, राइट, समझ रहे बात को। ठीक है, तो कौन सा रिले कौन से फॉल्ट को एक तरीके से डिटेक्ट कर रहा है और वो एक तरीके से सेंस करके ऑपरेट कर रहा है सर्किट ब्रेकर को, उस बेसिस पे आपका रिले डिफाइन किया गया है। ठीक है, जैसे ओवर करंट रिले, इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आपके सिस्टम में करंट रेटेड से ज़्यादा हो जाएगा उसे रिले को हम लोग क्या बोलेंगे, ओवर करंट रिले। ठीक है, उसके बाद ओवर वोल्टेज रिले, मतलब अगर आपके सिस्टम में एक रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज हो गया किसी कारण, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा रिले यूज़ करेंगे, ओवर वोल्टेज रिले। ठीक है, ओके, समझ रहे हैं बात को। अब देखिए, अब जो भी ओवर करंट रिले बना रहे हैं, फिर ओवर वोल्टेज रिले बना रहे हैं भाई, तो सीधी सी बात है, आप जो पहले दो आपने रिले पढ़ा, जैसे इंडक्शन टाइप रिले और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप रिले, ठीक है, समझ रहे, उसी का सहारा लेकर के बनाइएगा ना। ठीक है, तो इस बेसिस पे जैसे आपका बन गया इंडक्शन टाइप ओवर करंट रिले, ठीक है, या फिर कहिए इंडक्शन टाइप ओवर वोल्टेज रिले, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ सर। ठीक है, हाँ, तो ये उसी तरीके से इंडक्शन टाइप रिवर्स पावर रिले। रिवर्स पावर रिले मतलब क्या हो गया कि अगर आपका पावर जैसे मान लेते हैं हेल्दी कंडीशन में क्या होता है, सोर्स से लोड की तरफ भेजा जाता है। ठीक है, लेकिन मतलब फॉल्टी कंडीशन मान लेते हैं अब जो है
आपका जो लोड है वो क्या कर रहा है, पावर सप्लाई करने लग रहा है किसको, सोर्स को, तो वो एक तरीके से क्या हो गया, रिवर्स पावर रिले हो गया, ठीक है। उसी तरीके से डिफरेंशियल रिले होता है। डिफरेंशियल रिले क्या होता है, डिस्टेंस रिले क्या होता है, ट्रांसले सेम क्या होता है, सभी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जी देखिए सबसे पहले ओवर करंट रिले क्या होता है, ये नॉन डायरेक्शनल होता है भाई, ठीक है ना। नॉन डायरेक्ट, देखिए सिंपल सी बात है, करंट आपका कहीं से भी बहे, लेफ्ट साइड से बहे फिर राइट साइड से बहे, अगर आपके सिस्टम में रेटेड से ज़्यादा हो गया ना तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीधे सीधे ओवर करंट हो गया, तो आपका रिले क्या हो जाएगा, ट्रिप कर देगा पूरे पूरे सर्किट को, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ओवर जी करंट रिले क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है कि आपका लेफ्ट से राइट जा रहा है फिर राइट से लेफ्ट जा रहा है, वो हमेशा क्या करेगा, करंट के मैग्नीट्यूड को पकड़ता है, ठीक है। अगर रेटेड से ज़्यादा हो गया वो पकड़ के उसको फिर एक तरीके से ये कर लेगा, सेंस कर लेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब जी पढ़ते हैं डायरेक्शनल पावर रिले। तो मैंने आपको बताया डायरेक्शनल पावर रिले में सीधी सीधी बात है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर आपका पावर जा रहा है तो वो एक तरीके से हेल्दी कंडीशन है, और वही अगर आपका अपोजिट डायरेक्शन में बहने लग गया तो क्या होगा, वहाँ पे हम लोग कहेंगे सीधे डायरेक्शनल पावर रिले मतलब ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है, समझ गए, इस तरीके से सेंस करता है, ओके। उसी तरीके से आपका जैसे देखिए एक होता है डायरेक्शनल ओवर करंट रिले, इससे पहले आपने क्या पढ़ा, नॉन डायरेक्शनल ओवर करंट रिले, ठीक है, उसको डायरेक्शन कोई मतलब नहीं होता, लेकिन इसी में फिर हम लोग मॉडिफिकेशन करके क्या करते हैं, डायरेक्शनल ओवर करंट रिले, मतलब इसमें एक डायरेक्शन फिक्स होगा, ठीक है, उसी से जाना चाहिए, और उसमें जाते हुए अगर मान लेते हैं करंट आपका एक्स्ट्रा हो गया रेटेड से, तो फिर वहाँ पे हम लोग का वो ऑपरेट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, समझना, जी मतलब सर अलग अलग नाम है भाई, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं सीधे सीधे रिले जो है ना, रिले आपका दो तरीके का होता है, एक तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप, ठीक है, जिसमें सोलेनोइड का पूरा पूरा प्रिंसिपल चल रहा है, दूसरा आपका इंडक्शन टाइप, ठीक है, राइट। और इसमें भी देखिएगा तो आपका डायरेक्शनल और फिर नॉन डायरेक्शनल, ठीक है ना। और ये किस किस चीज़ को सेंस कर ले रहा है उस बेसिस पे इसका नाम रख दिया, जैसे ओवर करंट को सेंस कर रहा है तो ओवर करंट रिले, ओवर वोल्टेज को सेंस कर रहा है तो ओवर वोल्टेज रिले, पावर को एक तरीके से सेंस कर रहा है तो पावर रिले, डायरेक्शन को सेंस कर रहा है तो डायरेक्शनल रिले, डिस्टेंस को अगर सेंस कर रहा है तो डिस्टेंस रिले। अभी हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है ना, समझ गए। जी अब देखिए, अब है आपका नेक्स्ट डिस्टेंस रिले, और डिस्टेंस रिले को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस रिले बोलते हैं। सबसे पहले बताइए इम्पीडेंस रिले हम लोग कहाँ यूज़ कर रहे थे, लॉन्ग में, शॉर्ट में या मीडियम में, मीडियम में सर ठीक है। जी अब देखिए यहाँ पे भाई डिस्टेंस को इम्पीडेंस कैसे बोल सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा ना डिस्टेंस रिले या फिर इसी को बोलते हैं इम्पीडेंस रिले, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इम्पीडेंस रिले यानी जेड के बारे में बोल रहे हैं, तो जेड बराबर क्या होता है, वी बाय आई होता है ना, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, ठीक है, समझ गए बात को। अब देखिए कैसे इसी से समझता है, इम्पीडेंस रिले मतलब जेड बराबर वी बाय आई। तो समझिए क्या बोलता है कि इमेजिन कीजिए आप एक 1000 किलोमीटर लंबा ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, ऐसे आप इमेजिन कीजिए, क्लियर। अब ये एक तरीके से इस ट्रांसमिशन लाइन को अगर आप लंप्ड पैरामीटर में कन्वर्ट कीजिएगा, लंप्ड पैरामीटर मतलब क्या है, इसका कुछ रेजिस्टेंस बनेगा 1000 किलोमीटर का, कुछ इंडक्टेंस बनेगा और कुछ आपका कैपेसिटेंस बनेगा, क्लियर हुआ, ठीक है। इसको आप सीधे सीधे नेटवर्क की तरह इमेजिन कीजिए, बुक में आपने बना लिया, ठीक है, समझ गए, कैसे भी समझिए, बस समझिए कि आपने एक नेटवर्क बनाया हुआ है, ठीक है। अब मेरे को बताइए जब हेल्दी कंडीशन होगा भाई, जेड बराबर आप हाथ पे लिखिए वी बाई आई है ना, जेड बराबर वी बाई आई लिखिए हाथ पे, ये लिख लिया सर हाँ। अब देखिए अगर नॉर्मल कंडीशन होगा भाई तो वोल्टेज एक फिक्स होगा इसमें, ठीक है, करंट भी आपका फिक्स होगा, समझ रहे बात को, इसका मतलब क्या, इंपीडेंस आपका क्या होगा, फिक्स होगा, राइट, इंपीडेंस का वैल्यू चेंज नहीं होगा। लेकिन बताइए फॉल्टी कंडीशन, मान लो शॉर्ट सर्किट हो गया कहीं पे, करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, बोलिए, करंट का वैल्यू बढ़ गया यानी करंट चेंज हुआ तो इंपीडेंस का वैल्यू चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए, समझ रहे हो बात जाएगा को। और इंपीडेंस का वैल्यू चेंज होगा तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, ये रिले इसको सेंस कर लेगा, ठीक है, और वो एक तरीके से ऑपरेट होगा, ठीक है, समझ रहे बात को। तो इंपीडेंस रिले मतलब सीधे सीधे वी बाई आई का रेशियो चलता है, ठीक है। तो वी बाई आई का रेशियो इससे अगर कम हो गया ना, क्योंकि फॉल्ट कंडीशन में सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट होता है क्या होता है, वो आपका शॉर्ट सर्किट करंट होता है, ठीक ना भाई, मतलब शॉर्ट सर्किट ही फॉल्ट होता है ना सबसे ज़्यादा। जैसे मान लेते हैं तार टूट के गिर गया नीचे में तो क्या बोलते हैं उसको, एलजी फॉल्ट बोलते हैं, ठीक है, दो तार आपस में सट गया इसको क्या बोलेंगे, डबल लाइन एक तरीके से फॉल्ट हो गया, ठीक है। तो ज़्यादातर आपका शॉर्ट सर्किट वाला ही फॉल्ट आता है। तो शॉर्ट सर्किट में आपका करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, समझ रहे बात को, करंट बढ़ गया तो इंपेडेंस घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, बोलिए। तो इस टाइप का रिले जो है वी बाई आई रेशियो कम हो गया पहले के मुकाबले, समझ रहे हैं। तो उस सिचुएशन मतलब सीधी सी बात है, इंपेडेंस अगर कम हो गया ना पहले के मुकाबले तो ये आपका ऑपरेट हो जाएगा, ओके, सिंपल ऐसे समझिए, ठीक है। इसका कुछ खासियत है भाई, ठीक है ना। इसमें दो तरीके का रिले होगा, एक होगा डेफिनेट डिस्टेंस रिले। डेफिनेट डिस्टेंस रिले मतलब क्या, एक उसमें फिक्स होगा डिस्टेंस कि इतना दूर तक ये क्या करेगा, सेंस करेगा, ठीक है। जैसे देखिए
आपने एक मतलब मुहावरा सुना है ना कि कुत्तों का अपना एक इलाका होता है, ठीक है, मतलब उसका एरिया फिक्स है ना कि यहाँ से 2 किलोमीटर तक, ये 500 मीटर तक या फिर कहिए 600 मीटर तक ये अपना पूरा पूरा कब्जा बनाया हुआ रहेगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जो डेफिनेट डिस्टेंस रिले है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए डिफाइन किया गया है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपका ये 1 किलोमीटर के अंदर में देगा, ठीक है। तो पहला इसमें आता है डेफिनेट डिस्टेंस रिले और दूसरा होता है एक तरीके से टाइम डिस्टेंस रिले, ठीक है ना। समझिए डेफिनेट डिस्टेंस रिले क्या होता है, इसमें डिस्टेंस फिक्स होगा, और टाइम डिस्टेंस रिले मतलब क्या होता है, जो फॉल्ट, समझ रहे बात को, जो फॉल्ट रिले के नज़दीक में होगा, ठीक है। देखिए जो जहाँ पे भी आपने रिले लगाया हुआ, सर्किट ब्रेकर लगाया हुआ, यहाँ से क्या होगा, एक तो फॉल्ट इसके नज़दीक आ सकता है और एक फॉल्ट हो सकता है इसे थोड़ा दूरी पे हो सकता है, ठीक है ना, समझ गए। तो रिले के नज़दीक में, यानी रिले के नज़दीक में अगर कोई फॉल्ट होता है तो उसको एक तरीके से क्लियर करने के लिए इसको कम समय लगेगा, ठीक है। और वही रिले से, यानी सेंसिंग डिवाइस से या फिर कहीं प्रोटेक्टिव डिवाइस से फॉल्ट दूरी पे होता है, कुछ डिस्टेंस पे होता है, तो उसको क्लियर करने में इसको टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। क्लियर हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है बताइए, ऐसा कैसे हो सकता है, सोच के बताइए। और तो अगर दूर हाँ बताइए ना। दूर कहीं भी फॉल्ट होगा तो बताइए। हमारा सब। इसमें बस ये आप ध्यान रखिए इम्पिडेंस वाला, ये रेशियो V बाय I का, ठीक है ना, हाँ, इसको तो देखिए। सर दूर दूर कहीं फॉल्ट होगा तो यहाँ पे करंट पहुँचने में, हाई वैल्यू करंट, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा ठीक है। तो सर इसको जब टाइम लगेगा तो इम्पीडेंस कम होने में थोड़ा सा उसको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। देखिए ठीक है, उस बेसिस मतलब देखिए जब कोई चीज़ का नॉलेज नहीं हो तो उसको हम लोग सिंपल रखते हैं भाई, ठीक है ना, समझ मतलब ऐसे भी आप कह सकते हैं, लेकिन वही फिर टेक्निकल वे में घुसिएगा ना तो उसका फिर अलग सेंस निकल जाता है, ठीक ना। तो उसको हम लोग ज़्यादा डेप्थ में नहीं करेंगे, ठीक है, इतना समझ गया ना। रिले में डिस्टेंस रिले क्या होता है, डिस्टेंस रिले को ही हम लोग सीधे सीधे इम्पिडेंस रिले बोलते हैं और V बाय I के रेशियो के हिसाब से ही चलता है, ठीक है। दो तरीके का होता है, एक होता है इसमें फिक्स डिस्टेंस रिले, मतलब डिस्टेंस उसमें फिक्स हो जाएगा, और एक होता है टाइम डिस्टेंस रिले, ठीक है। एग्जाम पर्पज़ के लिए क्या है कि जो फॉल्ट रिले और या फिर कहिए सीधे सीधे सर्किट ब्रेकर के नज़दीक होगा, वहाँ पे उसको क्लियर करने में कम समय लगेगा, और जो आपका ज़्यादा दूरी पे होगा उसको क्लियर करने में ज़्यादा समय लगेगा, ठीक ना। इसलिए हम लोग हाँ टाइम डिस्टेंस मतलब टाइम डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक ना भाई, समझ गए, क्लियरिंग टाइम डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ओके। अब इसी में फिर आगे आपका नेक्स्ट है डिफरेंशियल रिले। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ओवर करंट रिले क्या होता है, ओवर वोल्टेज रिले क्या होता है, रिवर्स पावर रिले क्या होता है, डिस्टेंस रिले क्या होता है, क्लियर हो गया, ठीक है ना। और इसमें भी आपका क्या है, जैसे ओवर करंट रिले क्या था, नॉन डायरेक्शनल था और डायरेक्शनल भी हो सकता है, ठीक है, समझ गए बात को, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग डिफरेंशियल रिले के ऊपर। तो डिफरेंशियल रिले क्या होता है भाई, सीधे सीधे डिफरेंस आ गया ना इसके नाम में। डिफरेंस का मतलब क्या, और इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में क्या होता है, खासकर एसी में हमेशा क्या होता है, फेजर डिफरेंस होता है, ठीक ना। फेजर क्यों, क्योंकि आपका जो करंट और वोल्टेज होता है हमेशा क्या होता है, कुछ ना कुछ एंगल पे होता है, ठीक है, समझिएगा बात को, ठीक है। जैसे इंडक्टिव सर्किट की बात करें तो करंट लैग करता है ना वोल्टेज से, तो करंट अगर लैग कर रहा है तो बताइएगा ना कि 30 डिग्री से लैग कर रहा है या फिर 20 डिग्री से लैग कर रहा है, फिर 15 डिग्री से लैग कर रहा है, समझ रहे बात को, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस का मतलब होता है भाई फेजर डिफरेंस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया, लाइन क्लियर हो गया आपको। फेजर क्यों बोलते हैं यहाँ पे, अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे कोई एंगल नहीं, जैसे आप सिंपल 10 रुपया प्लस 10 रुपये कितना रुपया हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा, समझ गए। लेकिन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को ऐसे नहीं जोड़ते, उसको फेजर मतलब 10 रुपया और एंगल दिखाना पड़ेगा, वहाँ पे एंगल पे होता है आपका पूरा पूरा क्वांटिटी, ओके। तो डिफरेंशियल रिले मतलब सबसे पहले डिफरेंस को सेंस करेगा। अब डिफरेंस में कैसे देखें, एक होता है इनकमिंग करंट, एक होता है आउटगोइंग करंट, ठीक है, समझ गए बात को। मान लेते हैं आपके सर्किट में अभी मान लेते हैं 5 एम्पीयर का करंट आ रहा है, और सर्किट मतलब कौन सा इमेजिनेशन कीजिएगा, आपके घर आपके रूम में जो बोर्ड लगा हुआ है ना उसको आप इमेजिन कीजिए, उसमें एक मेन तार आ रहा है ना फ्यूज से होते हुए अंदर में, ठीक है। तो वहाँ से आ रहा है 5 एम्पीयर और 5 एम्पीयर निकल भी जा रहा है, मतलब जितना करंट इनकमिंग था उतना ही करंट आउटगोइंग है, ठीक है। ये एक तरीके से हेल्दी कंडीशन है, क्लियर। लेकिन मान लेते हैं अभी करंट आ रहा है 5 एम्पीयर और आउटगोइंग करंट बन जा रहा है 6 एम्पीयर, फिर कहिए 5 एम्पीयर से नीचे गिर जा रहा है, ठीक है। नहीं, जो भी इनकमिंग करंट आ रहा है उससे अगर अधिक हो गया फिर उससे कम हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्टेड हो गया, ठीक है। तो इनकमिंग करंट 5 एम्पीयर, आउटगोइंग करंट जा रहा है 5 एम्पीयर ना होकर 6 एम्पीयर, तो इनका डिफरेंस यानी 5 माइनस 6 यानी क्या कीजिएगा, यानी 1 एम्पीयर एक्स्ट्रा आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरीके से डिफरेंस मेजर करता है, ठीक ना भाई। तो डिफरेंस मेजर करने के हिसाब से क्या करता है, उसको ये सेंस करता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल रिले, क्लियर हुआ, ठीक है ना। अब इसमें भी आपका जैसे अब दो तरीके का चीज़ हो सकता है ना, वोल्टेज आपका एक तरीके से मानिए
ज़्यादा हो सकता है, इनकमिंग वोल्टेज क्या, आउटगोइंग वोल्टेज क्या, जैसे फ्रंट इफेक्ट पढ़ते हैं ना आप ट्रांसमिशन लाइन, तो फ्रंट इफेक्ट में क्या होता है कि नो वोल्टेज में या फिर कहिए ये नो लोड पे या फिर लाइट लोड में क्या होता है, आपका जो सेंडिंग एंड वोल्टेज होता है रिसीविंग एंड, मतलब रिसीविंग एंड वोल्टेज बड़ा हो जाता है सेंडिंग एंड से, समझ रहे हैं ना। जी तो उसी तरीके से वोल्टेज भी आपका बड़ा हो सकता है, फिर करंट भी बड़ा हो सकता है, उसका डिफरेंस मेजर करता है। ओके, तो इसी बेसिस जी पे इसका दो तरीके से करंट, अब डिफरेंशियल रिले समझ गए क्या होता है, तो डिफरेंस को नापता है, ठीक है। तो इसी बेसिस पे करंट डिफरेंशियल रिले, इसका मतलब क्या है, करंट के डिफरेंस को नापेगा ये, ठीक है। उसी तरीके से वोल्टेज डिफरेंस रिले, तो ये वोल्टेज के डिफरेंस को नापेगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपका ये चलता है। अब आते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग इतना सारा जो है डिवाइस बना लिए, क्या क्या बना लिए, फ्यूज़ बना लिए, ठीक है, स्विच बना लिए, ठीक है, सर्किट ब्रेकर बना लिए, रिले बना लिए, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे, प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करेंगे, ठीक ना भाई, समझ गया। प्रोटेक्शन यूज़ करना मतलब क्या, ट्रांसफार्मर को अगर प्रोटेक्ट करना तो ट्रांसफार्मर में लगाएंगे, ठीक है, अल्टरनेटर को लगाना तो अल्टरनेटर में लगाएंगे, ट्रांसमिशन लाइन को प्रोटेक्ट करना तो ट्रांसमिशन लाइन में लगाएंगे, क्लियर हो गया, ठीक है। तो प्रोटेक्शन जब भी हम लोग लगाएंगे नहीं, इन सारे डिवाइसेस को बनाने के बाद जब हम लोग यूज़ करेंगे भाई, तो देखिए हम लोग हमेशा ये कहते हैं ना, जैसे मान लेते हैं आपका भी गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, आप 10,000 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन ये भाई एक मतलब वही है ना कि एक थाली में कभी भी सारे अंडे को नहीं रखना चाहिए, ठीक है। यानी आपके पास अगर एक ही इनकम सोर्स है तो आप हमेशा कहीं ना कहीं टेंशन में रहिएगा ना कि ये जॉब चला जाएगा तो फिर मैं कैसे अपने लाइफ को एक तरीके से जी पाऊंगा, समझ रहे हैं, हाँ। यानी दूसरा भी आपके पास सोर्स होना चाहिए। तो जब भी हम लोग प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं, और क्योंकि पूरा पूरा ये एक तरीके से कहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चल रहा है, तो इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, कोई भी छोटा सा मिस्टेक क्या होता है, आपको कभी भी उसको फॉरगिवनेस नहीं मिलेगा, माफ़ी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। कोई भी गलती कीजिएगा आपका जान चला जाएगा, राइट। तो प्रोटेक्शन के लिए हम लोग दो तरीके का प्रोटेक्शन यूज़ करेंगे, एक हो गया आपका प्राइमरी प्रोटेक्शन और दूसरा हो जाएगा आपका बैकअप प्रोटेक्शन, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोटेक्शन मतलब क्या, कि ये आपका ज़्यादातर केसेस में 90% फॉल्ट को क्या कर लेता है, क्लियर कर लेता है, ठीक है ना। यानी इसके पास इतना क्षमता होता है भाई कि 90% तक के फॉल्ट को क्या कर देगा, सेंस करके क्लियर आउट कर देगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है रेयर केस में, ठीक है, एक्सेप्शनल केस में, कि ये काम नहीं करता, ठीक है, समझ गए बात को। और काम नहीं करेगा तो सीधी सी बात है आपका फिर क्या काम आएगा वहाँ पे, बैकअप प्रोटेक्शन काम आएगा, ठीक है ना, समझ गया। तो वही बता रहा है 90% जो है 90% चांसेस केसेस में ये क्लियर कर देता है। लेकिन किसी किसी केसेस में, जैसे मान लेते हैं रिले का वायरिंग में एक तरीके से छेड़छाड़ हो गया, ठीक है, फिर कहिए उसमें कोई चेंजिंग आ गया, ठीक है, फिर कहिए कुछ कॉन्टेक्ट ब्रेक हो गया, ठीक है ना, समझ गए। तो उस केस में आपका ये काम नहीं कर रहा है तो सीधी सी बात है फिर हम लोग का बैकअप प्रोटेक्शन उसको क्या करेगा, सेंस करके पूरा पूरा क्लियर आउट कर देगा। क्लियर हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पूरा पूरा फ्रेम बनाया है। अब समझिए, अब इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना होता है पावर सिस्टम में, वो होता है कि जो भी हम लोगों ने डिवाइस बनाया, ठीक है, स्विच हो गया, फ्यूज़ हो गया, रिले हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, और इसके लिए फिर हम लोगों ने ये भी डिफाइन कर लिया कि दो तरीके से हर एक जगह प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, प्राइमरी और बैकअप, ठीक है। तो अब हम लोग का जो जो मेन एप्लीकेशन है ना, यानी जो ऑपरेटर्स है, जैसे अल्टरनेटर यूज़ कर रहे हैं सबसे महंगा है हम लोग का, ट्रांसफार्मर है सबसे महंगा है, ठीक है। तो जो महंगा महंगा इक्विपमेंट है उसके लिए हम लोग ये पूरा पूरा सिस्टम को क्या करेंगे, एक साथ में मर्ज करके पढ़ेंगे, ठीक है। यानी अल्टरनेटर का प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, ट्रांसफार्मर का कैसे हम लोग प्रोटेक्शन करेंगे, किसका सहारा लेकर के, ये जितना भी हम लोग डिवाइस बनाया ना, ठीक है, उसका सहारा लेकर के इसको हम लोग प्रोटेक्शन देते हैं। क्लियर होगा, ठीक है ना। तो अब अल्टरनेटर के प्रोटेक्शन में देखिए कितने तरीके का अल्टरनेटर में फॉल्ट आ सकता है। तो सबसे पहले जैसे प्राइम मूवर का फॉल्ट आ सकता है, राइट। प्राइम मूवर का मतलब क्या, जो भी आपने उसके घुमाने के लिए लगाया हुआ उसमें कोई फॉल्ट आया तो उसको सेंस करना चाहिए, ठीक है। फील्ड जो आपका मेन मैग्नेट बन रहा है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, डीसी एक्साइटेशन देके वो मान लेते हैं कहीं से ब्रेक डाउन हो गया तो उसको सेंस करना चाहिए। अल्टरनेटर मान लेते हैं ओवर करंट वाला सिस्टम पे आ गया, ओवर करंट प्रोड्यूस कर रहा है, फिर कहीं ओवर स्पीड पे चला जा रहा है, ठीक है, ओवर वोल्टेज बना दे रहा है, अनबैलेंस लोडिंग हो जा रहा है, ठीक है, या फिर कहीं स्टेटर वाइंडिंग के अंदर कोई फॉल्ट आ रहा है। तो इतने तरीके का जो भी फॉल्ट देखा जा रहा है अल्टरनेटर में कि हो सकता है, तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग प्रोटेक्शन लगाएंगे, ठीक ना भाई। ओके, अब उसी तरीके से इसमें आपका फिर आगे है इतना मतलब इस तो पूरा एक्सप्लेन किया गया। अब हम लोग आते हैं ट्रांसफार्मर में, क्योंकि ट्रांसफार्मर भी हम लोग का बहुत महंगा डिवाइस होता है भाई। तो ट्रांसफार्मर में क्या क्या फॉल्ट आ सकता है, ओपन सर्किट हो सकता है, ओवर हीटिंग हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं ट्रांसफार्मर में हमेशा क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है ना। तो अल्टरनेटर भी जो पढ़ा हम लोगों ने तो उसमें भी आपका ओवर हीटिंग वाला केस आ सकता है, ठीक ना भाई। तो उसमें हम लोग को कूलिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर कहिए ओवर हीटिंग, जैसे हम लोगों ने मोटर पढ़ा ना, तो मोटर क्या होता है, आप एक्सेस लोड लगा दीजिए तो गर्म हो जाए, गर्म हो गया तो वाइंडिंग खराब हो जाएगा। तो वहाँ पे हम लोग थर्मल रिले यूज़ कर रहे थे ताकि हीट को यानी टेम्परेचर को सेंस करके वो क्या कर दे, मोटर को डिस्कनेक्ट कर दे, ठीक है ना, समझ गए। तो वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो सकता है, अर्थ फॉल्ट हो सकता है, फेस टू फेस हो सकता है, इंटरटर्न फॉल्ट हो, बहुत तरीके का आपका यहाँ पे फॉल्ट है। तो उस सबसे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर में भी प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं। ट्रांसफार्मर में दो तरीके का फॉल्ट आएगा, एक तो इंटरनल फॉल्ट, जैसे बकल्स रिले हो गया, तो बकल्स रिले कहाँ यूज़ करते हैं, इंटरनल फॉल्ट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक ना भाई, समझ गए।
ट्रांसफार्मर ओवर करंट हो गया तो उसमें ओवर करंट रिले यूज़ करेंगे। अगर मान लेते हैं डिफरेंस का कुछ मेजर करना तो डिफरेंशियल सिस्टम रिले यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अर्थ फॉल्ट हो रहा है तो अर्थ फॉल्ट रिले यूज़ करेंगे। तो इस तरीके का फॉल्ट इसमें पूरा पूरा यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये पूरा पूरा भाई आपका अल्टरनेटर का हो गया और आपका एक तरीके से ट्रांसफार्मर का हो गया। अब हम लोग आगे आएंगे बस बार प्रोटेक्शन भी हम लोग को तो देखना है ना, समझ गए बात को। क्योंकि बस बार में कोई फॉल्ट आता तो सीधी सी बात है, बस बार से हम लोग का क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन लाइन जा रहा है, फिर कहीं बस बार से हम लोग का अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऐसा है भाई, जैसे देखिए हम लोग के शरीर में क्या होता है कि अगर मान लेते हैं आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, और लीवर के प्रॉब्लम के कारण अगर आप उसको अवॉइड कर रहे हैं, डॉक्टर से मिल नहीं रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम फिर आपके अदर पार्ट को भी एक तरीके से वो कर देता है ना, खराब कर देने करने लगता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऐसा ही होता है कि अगर आपके एक सिस्टम में कहीं फॉल्ट हो रहा है ना, तो उसके चलते जो अदर भी रिमेनिंग कनेक्टेड है उसको भी एक तरीके से वो खराब कर देगा, ठीक है। तो बस बार प्रोटेक्शन में फिर आपका यहाँ पे वही है, कौन कौन सा फॉल्ट होगा, तो जैसे ओवर करंट हो रहा है, फिर कहीं कोई भी फॉल्ट आ जाए, मतलब जो भी हम लोगों ने अभी पढ़ा ऑलरेडी बताया मैंने आपको, ओवर करंट हो सकता है, ठीक है, ओवर वोल्टेज हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, समझ गए। उसके बाद फिर आपका इसी में फिर आपका भाई मर्ज प्रोटेक्शन, मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन आता है, तो ये सब। अब देखिए, अब नेक्स्ट जो आपका प्रोटेक्शन होगा वो होगा आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर वोल्टेजेस। क्योंकि आपने अभी देखा भाई कि आउटडोर स्टेशन और एक इंडोर स्टेशन होता है, राइट। तो इंडोर स्टेशन में तो ठीक है, लाइटनिंग ये सबसे आप बच जाइएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आउटडोर स्टेशन क्या पूरा पूरा ओपन है, ठीक है, बारिश हो रहा है या फिर कहीं आंधी तूफान आ रहा है, फिर कहीं वहाँ पे लाइटनिंग ये सब आ रहा है, ठीक है। तो सब प्रोटेक्शन दीजिएगा ना। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पूरा पूरा टॉपिक पढ़ते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर वोल्टेजेस, ठीक है। जिसमें आपका आ जाएगा कोई सर्ज आके गिर गया, जैसे आपका लाइटनिंग आया किसी भी तार के ऊपर गिर गया, तो वो क्या है, सर्ज है ना, एक तरीके से आपके नॉर्मल वोल्टेज को एबनॉर्मल कर दे रहा है। ओके, सीधी सी बात है, इंसुलेशन फेल हो सकता है, जैसे बारिश हुआ, ठीक है। बारिश के चलते क्या हो रहा है, एक तरीके से आपने जो भी इंसुलेशन से प्रोवाइड किया कहीं पे, जैसे पूरे पूरे ट्रांसमिशन लाइन में आप चिमनी मिट्टी यूज़ कर रहे हैं ना, सस्पेंशन डिस्क यूज़ कर रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, समझ रहे बात को, जो इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या होगा, वो हवा के कारण, विंड के कारण, आइस के कारण, ठीक है, रेन के कारण क्या हो सकता है, खराब हो जाएगा टाइम टू टाइम, यानी इसका इंसुलेशन फेल हो सकता है, आर्किंग कहीं हो रहा है, इस तरीके मतलब बहुत तरीके का इसमें भाई, मतलब इमेजिनेशन करने वाला चीज़ है, ठीक है ना। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं पूरे पूरे पावर सिस्टम में। तो ये पूरा पूरा आपका एक फ्रेम हो गया, ओके। और अब हम लोग यहाँ से थोड़ा सा JB गुप्ता, ये RK राजपूत को थोड़ा सा कर लेते हैं, ये सेशन खत्म होगा अब 10 मिनट के अंदर में। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 20 निकालिए। सबसे पहला था इंट्रोडक्शन ऑफ स्विच गियर। तो आपको पता है स्विच गियर अब क्या करता है, 3 काम करता है, प्रोटेक्शन का, स्विचिंग का, और नेक्स्ट था आपका कंट्रोलिंग का, ठीक है, ओके। और इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, कुछ नए डिवाइसेस बना रहे थे अपने पूरे पावर सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो क्या क्या डिवाइसेस होगा, स्विच होगा, फ्यूज़ होगा, सर्किट ब्रेकर होगा, आइसोलेटर होगा। ऐसे आइसोलेटर और स्विच क्या है, एक ही में आ जाएगा, ठीक है। रिले हो गया, कंट्रोल पैनल हो गया, मीटरिंग हो गया, तो ये सब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट था आपका टाइप्स ऑफ फॉल्ट। क्योंकि हम लोग कहीं पे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे भाई, जैसे मान लेते हैं आप अपने आप को किसी बीमारी से बचाना चाहते हैं, तो उस बीमारी का रीज़न पता होना चाहिए ना, कि कैसे आपके शरीर में आ रहा है, तभी तो आप कोई दवा बना पाइएगा। जैसा अभी कोरोना है, तो कोरोना के बारे में, यानी कोरोना का क्या स्ट्रक्चर है, फिर कहिए वो कैसे एक तरीके से अपने आप को मल्टीप्लाई करते रहता है, वो हम लोग को समझ में ही नहीं आता, दवा नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो ये कि सबसे पहले स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन को डिज़ाइन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, फॉल्ट पता होना चाहिए, कि कैसा कैसा फॉल्ट आ सकता है आपके ट्रांसमिशन लाइन में, या फिर कहीं अल्टरनेटर में, ट्रांसफार्मर में, बस बार में, समझ रहे हैं, ठीक है। तो उस बेसिस पे आपका टाइप्स ऑफ फॉल्ट बताया है, ओवर करंट हो सकता है, अंडर वोल्टेज, अनबैलेंस, रिवर्स पावर सर्ज, ये सब, ठीक है। अब आ गया सर्किट ब्रेकर, तो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सर्किट ब्रेकर में जो आर्किंग लगता है, यानी चिंगारी लगता है, उसका टेम्परेचर कितना तक चला जाता है, 6000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। सोचिए कितना ज़्यादा, मतलब ये है, हाई है, ठीक है ना। तो उसमें मेन आपका था आर्क को बुझाना, तो आर्क के बुझाने के बारे में बताया गया, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म था, रिकवरी वोल्टेज, रीस्ट्राइकिंग वोल्ट, यहाँ पे ग्राफ बताया गया है। इस ग्राफ को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए, मान लेते हैं आपके सिस्टम में फॉल्ट आया, फॉल्ट आते हैं क्या, वो रिले सेंस करेगा, रिले सेंस करते हैं क्या करेगा, अपने ट्रिपिंग कॉइल को इनर्जाइज्ड करेगा, मतलब उसमें एक तरीके से बैटरी से सप्लाई आएगा, यानी वो परमानेंट कहिए मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग हुआ फ्लक्स, तो ये कॉन्टैक्ट को खींचेगा, कॉन्टैक्ट खींचने से अब यहाँ समझिए इंस्टेंट ऑफ फॉल्ट। तो इंस्टेंट ऑफ फॉल्ट मतलब क्या है, रिले टाइमिंग हो गया, मतलब यहाँ पे रिले को सेंस करने में कुछ समय लगेगा ना, समझ रहे बात को, मिली सेकेंड कुछ भी, 0.3 0.2 कुछ भी मिली सेकेंड लग सकता है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, रिले सेंस करके किसको दे रहा है, एक तरीके से सर्किट ब्रेकर को दे रहा है। तो सर्किट ब्रेकर इमेजिन कीजिए कि कॉन्टैक्ट आपका स्लो मोशन में मतलब खुल रहा है, मतलब खींचा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए,
जैसे ही खुलेगा तो क्या लगेगा, आर्क लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलिए, चिंगारी लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले नीचे इंस्टेंट ऑफ ओपनिंग ऑफ आर्किंग कॉन्टैक्ट, ठीक है, तो चिंगारी लगेगा, तो चिंगारी लगने में इसमें देखिए तोड़ तोड़ के दिखाया गया। ब्रेकर ओपनिंग टाइम, और ब्रेकर जैसी ओपनिंग टाइम, ब्रेकर ओपनिंग हो टाइम लगेगा, तो यहाँ दिखाया उसका फिर क्या हो, चिंगारी लगेगा, तो आर्किंग टाइम दिखाया है, ठीक ना भाई, समझ गया। और आर्किंग टाइम के बाद ये देखिएगा तो सीधी सी बात है, कॉन्टैक्ट ब्रेक होगा, आर्क बुझ गया, आर्क बुझने के बाद क्या हो गया, जो आपका फाइनल अब यहाँ पे बचा उसको क्या बोलें, इंस्टेंट ऑफ, मतलब इधर पूरा एक तरीके से कहिए ओपन हो चुका है, ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गया सिस्टम, ठीक है। उसका फिर जब आपका नॉर्मल कंडीशन हो जाएगा, यानी फॉल्ट क्लियर आउट हो जाएगा, तो फिर से क्या करेगा, रिलेशंस करेगा, तो इसका जो घींचा हुआ था जिससे आपका ट्रिपिंग कॉइल इनर्जाइज हो रखा था, वो फिर से छूटेगा, तो आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा आपका बैटरी, और फिर ऑटोमेटिक क्या करेगा, उसको पुल कर लेगा, यानी कॉन्टैक्ट आपका क्लोज हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया पूरा रिएक्टर आपने पढ़ा है। रिएक्टर भी क्या एक तरीके से ये स्विच गियर के अंदर ही आएगा, क्योंकि रिएक्टर को भी हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रोटेक्शन की तरह यूज़ कर रहे हैं, कि कभी भी शॉर्ट सर्किट के टाइम में जो आपका एक्सेसिव करंट फ्लो हो रहा है उसको क्या करता है, ये लिमिट करता है, क्योंकि ये रिएक्टर क्या है, इंडक्टर है, ये सडन चेंज ऑफ करंट को हमेशा बहने नहीं देता, फिर ये बढ़ने नहीं देगा, हमेशा अपोज करता है, ठीक ना भाई। तो 10 बार हो गया, फ्यूज़ हो गया। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। आपका प्रोटेक्टिव रिले हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया, प्रोटेक्टिव रिले का क्या क्या खासियत होना चाहिए, सब पढ़ लिया था। सेलेक्टिविटी मतलब नॉर्मल एबनॉर्मल कंडीशंस को सेंस करना चाहिए, आना चाहिए। सेंसिटिविटी यानी थोड़ा सा भी गड़बड़ हो सिस्टम के अंदर उसको सेंस कर लेना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए, जल्दी फास्ट होना चाहिए, ठीक ना भाई। और फ्यूचर में एक्सटेंड मतलब उसको अगर मान लेते हैं बढ़ावा मतलब बढ़ाना भी चाहें तो उसको हम लोग बढ़ा सकें। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डे बाय डे डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। ओके, उसके बाद आपका बताया है रिले का कुछ, जैसे बताया सेविंग एलिमेंट, कंपेयरिंग एलिमेंट, कंट्रोलिंग एलिमेंट, ठीक है, ये सब आपका वही सब है भाई, ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिले तो आपका यहाँ पे दिखाया गया, सोलेनोइड टाइप होता है, इंडक्शन टाइप होता है, इलेक्ट्रोडायनामो टाइप। देखिए मैंने बताया क्या कि जब तक आपका इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट में आप पढ़िएगा नहीं ना, मेजरमेंट आपने पढ़ा हुआ है ना भाई, ठीक है, तो आपको वहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि जैसे मेजरमेंट में कुछ नहीं, मेजरमेंट हम लोग को ये सिखाता है भाई कि उसमें जो आपका पॉइंटर घूम रहा है ना, जीरो से मान लेते हैं 5 एम्पियर पे आ रहा है, फिर कहीं 10 एम्पियर पे आ रहा है, वो क्या है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कैसे कैसे पैदा किया जाता है, ठीक है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क सबसे पहले आपने देखा था परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल वाला, समझ रहे बात, कहीं नहीं सीधे सीधे कहीं वहाँ पे लॉरेंट फोर्स यूज़ किया जा रहा था, उसका फिर आपका इंडक्शन आ गया था, इंडक्शन के थ्रू कैसे टॉर्क बनता है, उसका फिर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट आ गया था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से कैसे टॉर्क बनता है, ठीक है। तो पूरा आपको वहाँ पे जितने भी टाइप्स हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, वो कैसे एक तरीके से कहिए टॉर्क पैदा करते हैं, वहाँ से आपको आइडिया, तो उसी बेसिस पे आपका ये पूरा बताया गया, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, डिफरेंशियल रिले समझा दिया, ओवर करंट रिले समझा दिया, इम्पिडेंस रिले को हम लोग डिस्टेंस रिले बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रिले जैसे मैग्नेटिक रिले हो गया, जब भी करंट बहेगा एक्स्ट्रा ट्रिप कर जाएगा। स्टैटिक रिले मतलब क्या है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होगा, ठीक ना भाई। अब आपको बताया था कि प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर करते हैं, ठीक है। उसका फिर प्रोटेक्शन रिले यूज्ड, अब जैसे आपका बहुत तरीके का फॉल्ट होता है ना, ओवर करंट रिले मतलब वही सब लिखा हुआ, फिर बकल्स रिले सब ट्रांसफार्मर के लिए बता दिया, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर वोल्टेज भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। सडन चेंज इन लोड या फिर कहीं ये इंसुलेशन फेलियर, रिजोनेंस आ सकता है, रिजोनेंस कैसे आएगा, वही सब मतलब जो लाइटनिंग ये सब हो गया ना, उसके कारण आपका कुछ भी हो सकता है, सर्ज भी बोलिए, रिजोनेंस बोलिए, कुछ भी बोलिए, ठीक है, मतलब चेंजिंग आना। उसका फिर आपका लास्ट टॉपिक था न्यूट्रल एंड अर्थिंग। अर्थिंग मैंने आपको बताया था, कोई भी मोटर है फिर आयरन है मान लेते हैं, उसमें आपका कोई इंटरनल फॉल्ट आ गया, यानी शॉर्ट सर्किट हो गया, आपका बॉडी जो है मेन वो लाइव वायर से फिर वाइंडिंग का इंसुलेशन खराब हो गया, टच हो रहा है, तो जब भी कोई आदमी इसको छुएगा ऑपरेटिंग कंडीशन के दौरान तो क्या हो जाएगा, उसे शॉक लगेगा, तो उसे बचने के लिए उसमें क्या करते हैं, चेचिस को तार जोड़कर उसको ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है ना। तो ग्राउंडिंग भी आपका बहुत तरीके का, जैसे सॉलिड ग्राउंडिंग सब वोल्टेज इंपॉर्टेंट है, 2.2 kV से लेकर के 33 kV तक यूज़ करेंगे, ठीक है। रजिस्टिव ग्राउंडिंग मतलब इसमें रेजिस्टेंस लगाते हैं, रिएक्टेंस मतलब क्या, रिएक्टर लगाएंगे मतलब वो लगाते हैं, इंडक्टर कॉइल लगा देते हैं, ठीक है ना भाई। तो ऐसा आपका पावर सिस्टम बताया हुआ है। उसके बाद आपका सब स्टेशन, तो सब स्टेशन भी आपका मेन काम क्या होता है सब स्टेशन का, तो ये क्या कर रहा है, हाई वोल्टेज को एक तरीके से स्टेप डाउन कर देता है, ठीक ना भाई, समझ गए। तो ये लिखा हुआ, द मेन फंक्शन ऑफ सब स्टेशन आर टू रिसीव एनर्जी ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेज, यानी जो भी आपका जनरेशन से हाई वोल्टेज में आ रहा है ना, ट्रांसमिशन लाइन से पावर, ठीक है, उसको ये रिसीव करता है और उस वोल्टेज को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा जो भी लोकल डिस्ट्रीब्यूशन का डिमांड है, ठीक ना भाई, समझ गए। इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ पे 33 kV दे सकता है, 33,000 दे देगा डायरेक्ट, अभी कहीं 11,000 दे देगा, ठीक है, मतलब डिमांड के हिसाब से। अब आपका यहाँ पे क्लासिफिकेशन बताया है, तो ट्रांसफार्मर सबस्टेशन, तो ट्रांसफार्मर सबस्टेशन समझ रहे हैं, यहाँ पे वोल्टेज को स्टेप डाउन किया जाएगा हमेशा, ठीक है, समझ गए ना। स्विचिंग सबस्टेशन मतलब क्या है, यहाँ पे आपको एक तरीके से इधर का
डिस्कनेक्ट करना है, उधर का जोड़ना है, इधर का मतलब वो ये ऑन ऑफ करना, ठीक ना भाई, समझ गए। इंडस्ट्रियल सब स्टेशन आपको पता है, आप देखिएगा कभी भी इंडस्ट्रियल एरिया में जाइएगा तो वहाँ पे क्या होता है, सब स्टेशन बना होता है ना, समझ रहे बात को, ठीक है। और वहाँ पे सब स्टेशन बनाने का मतलब क्या है कि जो भी आपका 66,000 वोल्टेज आ रहा है ना, उसको क्या करके स्टेप डाउन करेगा, ठीक है, उसका फिर आगे दे देता है, ठीक है ना। तो वही है, पावर फैक्टर करेक्शन के लिए भी हम लोग बनाएंगे सब स्टेशन। फ्रीक्वेंसी अगर चेंज करना तो वहाँ पे भी बनाएंगे सब स्टेशन। कन्वर्टर अगर करना है, कन्वर्टिंग, ठीक है, सब स्टेशन मतलब क्या, जैसे मान लेते हैं एसी को डीसी में करना, फिर डीसी को एसी में करना, तो क्या हो जाएगा, आपका कन्वर्टिंग सब स्टेशन हो जाएगा, ठीक है ना भाई। अब और अकॉर्डिंग जी टू डिज़ाइन तो ये भी आपका दो तरीके का इंडोर सब स्टेशन, आउटडोर सब स्टेशन, ऑलरेडी बताया वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। 66 के से ऊपर होगा तो आपका आउटडोर हो जाएगा, 66 के से नीचे होता है इंडोर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी आपका अलग तरीके का है कि पोल माउंटेड सब स्टेशन हो सकता है, फिर कहीं आपको फाउंडेशन बनाना पड़ रहा है। फाउंडेशन मतलब क्या, आपको पहले नीचे में सीमेंट का बेस बनाना पड़ेगा, ठीक है ना भाई, समझ गए। जी और जितना भी ज़्यादातर जो सब स्टेशन होता है ना भाई, ठीक है, जो खासकर हैवी वोल्टेजेस होता है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं ना हम लोग, सबसे पहले नीचे में पूरा प्लेट बिछाते हैं। जैसे मान लेते हैं एरिया आपका 1200 स्क्वायर फीट का, ठीक है, तो 1200 स्क्वायर फीट में क्या है, नीचे में पूरा कंडक्टिंग प्लेट बिछाया जाता है, ताकि हम लोग जो भी इक्विपमेंट इंस्टॉल करेंगे ना इस पे, फाउंडेशन बना के, ट्रांसफार्मर हो गया, आइसोलेटर हो गया, ठीक है, जो भी आपका मतलब पोल हो गया, टावर हो गया, ठीक है, उसको ताकि एक प्रॉपर ग्राउंडिंग मिल सके, ताकि कोई भी फॉल्ट हो तो ऑटोमेटिक क्या हो, ग्राउंड हो जाए, ठीक है ना, वहाँ पे रिस्क ऑफ लाइफ ना हो एक तरीके से, ठीक है। तो ये सब पावर सिस्टम में मिलेगा आपको बुक, ये पेड क्लासेस में कैसे कैसे क्या होता है। सब स्टेशन में जो भी हम लोग इक्विपमेंट इंस्टॉल करेंगे वो आपका दिया हुआ, बस बार हो गया, आइसोलेटर हो गया, मतलब जो भी हम लोगों ने स्विच गियर में पढ़ा है, ठीक ना, वो सब आपका यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो ये आपका पूरा पूरा ख़त्म हो गया। आई होप कि आपको ये मतलब समझ में आया स्विच गियर क्या होता है एक्चुअली, ठीक ना भाई, उसके अंदर में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, ओके। तो अब हम लोग का नेक्स्ट सेशन ये पूरा पूरा ख़त्म हो जाएगा, 40 मिनट से ज़्यादा इसमें समय नहीं लगेगा, ठीक ना। उसके बाद ख़त्म करते हैं, तो मैं खाना खा लेता हूँ, सो मैं कॉल करता हूँ आपको, ठीक है, ओके। कितना मिनट का टाइम लगेगा, कम से कम 20 मिनट? खाना खाने में हाँ अभी खाना बनाइएगा ना आप? हम तो खाना बनाएंगे ही, तो वो छोड़ दीजिए ना, वो तो बन अच्छा जाएगा। अच्छा। आप बस बताइए ना कितने देर में अभी फोन देखिए करें। ना 8 बज रहा है, ठीक है, मैं आपको 8:30 में कॉल करता हूँ, ठीक है, तब तक आप रोटी या फिर सब्जी बना लीजिए आधा घंटा में, ठीक है ना भाई, ओके। बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ बन हाँ जाएगा। चलिए ठीक है भाई, मैं ठीक, कॉल करता हूँ आधा घंटा में, ओके। ओके सर। चलिए ओके।